दोस्तों नमस्कार। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी पास की पर्यावरण इस वीडियो में देखेंगे समस्त फैक्ट और अवधारणाओं को लेते हुए। तो पर्यावरण की बात करें तो हमारे आसपास स्थित जो भी इर्द गिर्द हमसे जुड़ा हुआ है, जैविक और अजैविक घटकों, ऊर्जा आदि का जो भी प्रक्रम हमसे जुड़ा हुआ है उसे पर्यावरण कहते हैं। ये पर्यावरण कई भौगोलिक तंत्रों से मिलकर बना होता है। ये भौगोलिक तंत्र जैविक, अजैविक और ऊर्जा, इन तीन घटकों से मिलकर बने होते हैं। तो इन भौगोलिक तंत्रों को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, जो कि पर्यावरण का निर्माण वास्तव में करते हैं, जो पर्यावरण के ही अंग हैं। तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी, इनको अलग नहीं किया जा सकता है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो भौगोलिक तंत्र कैसा होता है? पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें जैविक, अजैविक घटक और ऊर्जा, ये तीनों में अंतः क्रियाएँ होती हैं। इन अंतः क्रियाओं के माध्यम से ही जो विभिन्न पदार्थ हैं, कार्बनिक, अकार्बनिक और खनिज पदार्थों का चक्रण बना रहता है। अर्थात जैविक और अजैविक घटकों का जो भूमिका है वो निर्धारित की है प्रकृति ने, कि मनुष्य की ये भूमिका होगी, चूहे की ये भूमिका होगी, वृक्ष की ये भूमिका होगी, फलाना जंतु की, फलाना वनस्पति की ये भूमिका होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की ये भूमिका होगी, ऑक्सीजन की ये होगी, नाइट्रोजन की ये होगी। तो जैविक और अजैविक घटकों का जो उनकी भूमिका है, जो उनका श्रम विभाजन है, प्रकृति ने किया हुआ है। जब ये अपना कार्य सुचारू रूप से करते हैं, इनमें चक्रण भली भांति बना रहता है जैसा कि प्रकृति ने निर्धारित किया है, तो इसको हम पर्यावरण संतुलन का नाम देते हैं। जब इनमें चक्रण में खराबी आती है किसी भी कारण से, चाहे वो पर्यावरणीय कारण हो, प्राकृतिक कारण हो या मानव निर्मित कारण हो, तब इसे हम पर्यावरण असंतुलन कहते हैं। वैसे तो प्रकृति में स्वयं को पुनः निर्मित करने की, समय खुद संतुलन स्थापित करने की पर्याप्त क्षमता विद्यमान है, पुनरुत्पादन की क्षमता विद्यमान है। लेकिन मनुष्य ने पिछले कई वर्षों से विकास की अंधी राह में, अंधे मोड़ में पर्यावरण को इस तरह से दुष्प्रभावित किया है, इस चक्रण को इस तरह से दुष्प्रभावित किया है कि पर्यावरण इतना असंतुलित हो गया है कि प्रकृति स्वयं यह कार्य नहीं कर पा रही है। इसी वजह से जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और अन्य पर्यावरणीय समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न हो रही हैं। तो अब मानव प्रयास, जब मानव ने ही खराब किया तो मानव को ही यहाँ पर हस्तक्षेप करना होगा। तो मानवीय हस्तक्षेप का अध्ययन ही हम इस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो अगर पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें और पारिस्थितिकी की, तो सबसे पहले कौन शब्द आया? तो सबसे पहले आया पारिस्थितिकी शब्द, इकोलॉजी शब्द सबसे पहले आया। ये शब्द लाया कौन? तो अर्नेस्ट हैकेल लाए। 1869 में इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। वहीं इकोलॉजिकल सिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र, इसका प्रयोग एजी टांसले ने किया था 1935 में जाकर के। दरअसल पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन ही पारिस्थितिकी कहलाता है, कुछ अलग नहीं है। ये अध्ययन है, वो तंत्र है। तो पारिस्थितिकी क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन के विज्ञान को पारिस्थितिकी कहते हैं। और ये दो प्रकार से अध्ययन किया जाता है। एक किसी इकाई या जीव का अध्ययन, अर्थात ये सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाता है, तो स्वपारिस्थितिकी कहलाता है। वहीं समपारिस्थितिकी में किसी जीवों के समूहों का अध्ययन किया जाता है। पर्यावास क्या होता है? भौतिक पर्यावरण होता है जिसमें कोई जीव निवास करता है। अर्थात जीव निवास तभी करेगा, जीवों की निवास करने की जो उचित चीज़ें हैं वहाँ पर उपलब्ध हों, तो इसको क्या कहेंगे? पर्यावास कहेंगे। आपको पता है पौधे अपना स्वयं भोजन जो है स्वयं निर्मित करते हैं, इसीलिए उनको उत्पादक कहा जाता है। और इस संसार में, अर्थात पृथ्वी में, जो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है या प्राकृतिक स्रोत है वो सूर्य है। सूर्य से ही इस पूरे जो सौर मंडल है, जो सोलर सिस्टम है, उससे ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। और उसके बाद ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र होती है। ऊर्जा तो अविनाशी है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। तो प्राकृतिक स्रोत क्या है? सूर्य है। कुछ कुछ मानव भी ऊर्जा का निर्माण अपने योग्यता, अपने बुद्धि कौशल से किया है, लेकिन बहुत ही सीमित उपयोग इस प्रकार की ऊर्जा का है। मैक्सिमम जो स्रोत है वो सूर्य ही है ऊर्जा का। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी इसी तरह प्राकृतिक है, सूर्य के ही प्रकाश की उपस्थिति में होती है। लेकिन सिर्फ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो पाए ऐसा भी नहीं है, ये बल्ब की रोशनी में भी हो सकता है, और ऐसा प्रयोग में भी आप लोग देख सकते हैं करके। तो लेकिन सीमित उपयोग है उसका। तो बहुतायत में, अर्थात हम जब सामान्यतः बात करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की जब परिभाषा देते हैं तो पौधे जब सूर्य के प्रकाश में
अपने भोजन का निर्माण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल और पर्णहरित की उपस्थिति में निश्चित तापमान में, उपयुक्त तापमान में जब भोजन का निर्माण करते हैं तो इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, तापमान और पर्णहरित इनकी आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल, प्रकाश और ताप और पर्णहरित इनकी उपस्थिति में भोजन का निर्माण होता है। ग्लूकोज जल या जलवाष्प के रूप में और ऑक्सीजन के रूप में निर्मुक्त होता है। यही ऑक्सीजन हमें प्राप्त होता है जिससे हमारा जीवन चलता है। इस फिगर से हम समझ सकते हैं कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करते हैं और पर्याप्त मात्रा में अगर पेड़ पौधे रहें तो अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड का भक्षण जो है कर लिया जाएगा वृक्षों के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया में, और हमें ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होगी। जितना गेहूं डालेंगे उतना ही आटा निकलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारी गतिविधियों से जो गेहूं है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जा रही है, और बहुत ज़्यादा मात्रा से क्या हो रहा है, अपच पैदा हो जा रहा है, मशीन ख़राब हो जा रही है। जब मशीन ख़राब हो जा रही है तो यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा वो मिल नहीं रही है, और मशीन ख़राब होकर कम होती चली आ रही है। जब मशीन कम होगी तो फिर आटा कम आएगा, तो आटा कम आएगा तो जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। ठीक यही यहाँ पर हो रहा है। तो अगर हमको ज़्यादा आटा चाहिए तो हमको ज़्यादा मशीन की ज़रूरत है, तो ज़्यादा मशीन के लिए हमको ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का भक्षण करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकें। ट्रिगर कारक क्या होते हैं? यही कारक जो हैं आप जो देख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, तापमान या पर्णहरित। कभी कभी इनमें किसी एक कारक की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। कहीं पर तापमान की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है प्रकाश संश्लेषण होने या न होने में। कहीं कहीं जल की ज़्यादा मात्रा या कम मात्रा की वजह से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ज़्यादा प्रभावित होती है। तो ऐसे कारकों को हम क्या कहते हैं? ट्रिगर कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिगर कारक कहते हैं। ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण के प्रमुख कारकों में वह कारक जिसका किसी स्थान विशेष में सर्वाधिक प्रभाव होता है, जैसे जैसलमेर में वर्षा का न होना, ये एक महत्वपूर्ण कारण है, एक बड़ा कारक हो जाता है वहाँ की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को प्रभावित या कुप्रभावित करने में। पारिस्थितिक तंत्र में कई खाद्य स्तर पाए जाते हैं। हमने आपको बताया कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्या आवश्यकता है? भैया उसको जीवित रहना है तो अपना भोजन निर्माण करता है, लेकिन अन्य जीव जंतुओं को भी जीवित रहना है। सूर्य की ऊर्जा से हम भोजन नहीं बना सकते हैं, जीव जंतु भोजन नहीं बना सकते हैं, तो इसको प्राप्त तो करना होगा। कहाँ से प्राप्त करेंगे? वो उत्पादकों से प्राप्त करते हैं। तो उत्पादकों से जब हम प्राप्त करते हैं ऊर्जा को, किसी भी रूप में भोजन को प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो ये भी कई स्तरों में प्राप्त करते हैं। एक तो डायरेक्ट उत्पादकों को खा करके, वृक्षों को खाकर, अनाज को खा करके। फिर जो ये खाने वाला है, इसके अंदर जो ऊर्जा आएगी, इसको भी खाया जा सकता है, तो इसको भी खाने वाले होते हैं, इसको भी खाने वाले होते हैं, और सबको खाने वाले भी होते हैं। तो इस तरीके से कई खाद्य स्तर पाए जाते हैं जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें। तो उसी का अध्ययन, जो उसी निकाय को हम खाद्य स्तर या खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है। जो कई खाद्य स्तर पाए जाते हैं उन्हीं को हम खाद्य श्रृंखला भी कहते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का स्तर होता है खाद्य स्तर कहलाता है, और किसी पारिस्थितिकी तंत्र में, विशेष पारिस्थितिकी तंत्र में जो खाद्य की श्रृंखला होती है, अर्थात एक ने दूसरे को खाया, दूसरे ने तीसरे को खाया, तीसरे ने चौथे को खाया, पहले को दूसरे ने खाया, दूसरे को तीसरे ने खाया, तीसरे को चौथे ने खाया। तो ये जो रेखीय जो श्रृंखला बन रही है एक दूसरे को खाने से बनी, इसको खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो बहुत सूक्ष्म अंतर है। खाद्य स्तर ऊर्जा का स्तर होता है, तो जो खाद्य श्रृंखला होती है वो खाने का जो सोर्स होता है उसका स्तर होता है। खाद्य स्तर मैक्सिमम 5 हो सकते हैं। पहला जो स्तर होता है उसमें स्वपोषित पौधे या उत्पादक होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं, इनको उत्पादक कहते हैं। द्वितीय स्तर पर शाकाहारी जीव होते हैं जो इन पौधों को खा करके अपनी ऊर्जा और अन्य जरूरतों को पूरा करते हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। वहीं तृतीय स्तर पे मांसाहारी जीव होते हैं जो ये शाकाहारी जीवों को भक्षण करते हैं, इनको द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं।
वहीं चतुर्थ स्तर पे सर्वाहारी जीव होते हैं जो मांसाहारी शाकाहारी जीवों को तो खाते ही हैं, ये स्वपोषित पौधे अर्थात उत्पादकों का भी भक्षण करते हैं, जैसे मानव हो गया। तो ये तृतीय उपभोक्ता स्तर इसको कहते हैं। तो उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता स्तर। लेकिन इनके ऊपर भी एक स्तर होता है, अर्थात सर्वाहारियों का भी भक्षण, मतलब भक्षण तो नहीं करते हैं, लेकिन ये सभी जब मर जाते हैं तो इन पर इनको जो वियोजित करने का काम करते हैं, जो सिंपल पदार्थों में निर्मुक्त करने का काम करते हैं, उनको वियोजक कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजक कहते हैं। इनको तोड़ते हैं सरल पदार्थों में, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि को ये निर्मुक्त करते हैं पर्यावरण में। इस तरह से जैव चक्र चलता रहता है, इसको जैव भू रासायनिक चक्र भी कहते हैं। जो जैविक पदार्थों का जो चक्रण होता है, इसी तरीके से निर्मुक्त मिलने से लेकर के निर्मुक्त होने तक, तो निर्माण से निर्मुक्त होने तक, इसी को हम क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी एक बात ध्यान रखिएगा, लिंडनमैन एक व्यक्ति थे, लिंडनमैन, उन्होंने वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक रूल दिया था जिसको 10% रूल कहते हैं। इन्होंने आकलन किया कि जो प्रत्येक आहार स्थानांतरण में ऊर्जा का लगभग 90% क्षयित हो जाता है, केवल 10% ऊर्जा ही एक स्तर से दूसरे स्तर पे स्थानांतरित होती है। मतलब उत्पादकों में जितनी ऊर्जा है 90% व्यय हो जाएगी, केवल 10% ऊर्जा ही शाकाहारी जीव ले पाएंगे। और ये शाकाहारी जीव जो भी खाएंगे उसका 90% श्वसन और अन्य कार्य क्रियाकलापों में वृद्धि आदि में व्यय हो जाएगा। इसका 10% ही मांसाहारी जीवों में ट्रांसफर होगा। और मांसाहारी जीवों को खाने के बाद जो सर्वाहारी हैं, इनमें भी इसका 10, तो हर एक स्तर पे, प्रत्येक स्तर पे 10% ये ट्रांसफ़र होती है ऊर्जा, ये ध्यान रखिएगा आप। तो ऊर्जा की मात्रा क्या होती जाती है? घटती जाती है ना। तो अगर देखा जाए शाकाहारी जीव और मांसाहारी जीव, तो ऊर्जा किस में ज़्यादा मिल रही है? तो शाकाहारी जीवों को ज़्यादा मिल रही है। तो इससे आपको उत्तर देने में कठिनाई नहीं होगी। अगर पूछा जाए शाकाहारी जीव, मांसाहारी जीव, सर्वाहारी जीव, इनमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन प्राप्त करता है? तो शाकाहारी जीव प्राप्त करते हैं, सीधी सी बात है। तो खाद्य श्रृंखला क्या हुई? ऊर्जा का निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर में जो स्थानांतरण होता है तथा संचलन की जो श्रृंखला होती है, अर्थात जो ये रेखी श्रृंखला होती है, अर्थात घास को कीड़े ने खाया, कीड़े को मेढक ने खाया, मेढक ने सर्प को खाया, सर्प को मोर ने खाया, मोर को लोमड़ी और शेर ने खाया। तो इस तरह की जो श्रृंखला बन रही है, रेखी श्रृंखला, इसी को हम क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला भी दो तरह की पाई जाती है, चारण खाद्य श्रृंखला और अपरद खाद्य श्रृंखला। अपरद खाद्य श्रृंखला जो 5वां स्तर आपने देखा, मैक्सिमम 5 स्तर हो सकते हैं, हमने आपको बताया खाद्य श्रृंखला के। तो 5वें स्तर पे जो आपने देखा वियोजक को, तो ये 5वें स्तर का ही जो खाद्य श्रृंखला उसमें पाई जाती है, उसको हम अपरद खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक, जो वियोजक स्तर पे पाई जाती है खाद्य श्रृंखला, उसको हम अपरद खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अक्सर आपने एक और शब्द सुना होगा, खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला तो आपने समझ ली, तो खाद्य जाल क्या होता है? तो आपको पता है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में कई श्रृंखलाएं हो सकती हैं। जैसे घास ने कीड़े को खाया, कीड़े ने मेढक को खाया, मेढक ने सर्प को खाया, सर्प ने लोमड़ी और शेर, सर्प को लोमड़ी और शेर ने खाया। तो इस तरीके से हो सकता है कि कोई और श्रृंखला हो, जैसे यहाँ कोई पक्षी है, पक्षी को बंदर ने खाया, नहीं खाता है, मैं अब उदाहरण दे रहा हूँ। बंदर को शेर खा गया, शेर को कोई और खा गया। तो इस तरीके से दो श्रृंखलाएं यहाँ पर हैं। तो ये जो पक्षी है, इसका इंतज़ार, मतलब यहाँ पे जो सर्प है, इसका इंतज़ार हो सकता है लोमड़ी ना करे, वो इस पक्षी को खा जाए। इसका इंतज़ार, ये इस वाले का इंतज़ार ये ना करे, इस वाले को खा जाए। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि एक जाल का निर्माण हो जा रहा है। तो खाद्य श्रृंखला में जो आप देख रहे हैं ये रेखी लाइन, इसका नियम का पालन नहीं करता कोई। शेर भूखा है तो लोमड़ी का इंतज़ार थोड़ी ना करेगा, या मोर का इंतज़ार या सर्प का इंतज़ार नहीं करेगा। मेढक अगर खाता होगा तो मेढक को खा जाएगा वो। तो यहाँ पे कोई किसी के इंतज़ार नहीं बैठा रहता है, वो किसी भी खाद्य श्रृंखला से किसी भी अपनी ज़रूरत की जो जंतु हैं या जीव हैं या वनस्पति है, उसको ले लेता है, उसका ग्रहण कर लेता है। तो ये जो निर्मित श्रृंखला होती है, श्रृंखलाओं से जो निर्मित संरचना होती है, वो खाद्य जाल कहलाती है। और धरती पर इसी तरह के खाद्य जाल पाए जाते हैं जो कई खाद्य श्रृंखलाओं से निर्मित होते हैं।
तो खाद्य श्रृंखला आपने देखा ये जीवों से निर्मित है, खाद्य जाल ये खाद्य श्रृंखलाओं से निर्मित है। दूसरी बात है खाद्य श्रृंखला में मैक्सिमम 4 से 5 स्तर हो सकते हैं या 5 स्तर अधिकतम हो सकते हैं, सामान्यतः 3 से 4 स्तर पाए जाते हैं। वहीं खाद्य जाल में कई स्तर हो सकते हैं, उसका कोई निश्चित वो नहीं है, मतलब निश्चित स्वरूप नहीं है, कितने भी हो सकते हैं उसमें स्तर। तीसरी बात है कि खाद्य श्रृंखला जो है सीधी होती है अर्थात एक दिशी होती है, वहीं खाद्य जाल जो होता है वो बहुदिशीय होता है, उसका निश्चित क्रम नहीं पाया जाता है। ठीक, 2 तरह की खाद्य श्रृंखला पाई जाती है, चारण खाद्य श्रृंखला जो भोजन से संबंधित होती है, अपरद खाद्य श्रृंखला जो निर्मुक्ति से संबंधित होती है। तो भोजन अपरद खाद्य श्रृंखला में देखें तो मृतजीवी होते हैं, उनके ऊपर वियोजक होते हैं, वियोजकों को मृतोपजीवी खा जाते हैं, मृतोपजीवियों को भी मृतोपजीवी भक्षक खा जाते हैं। तो इस तरह से अपरद खाद्य श्रृंखला में भी वियोजन के क्रम में ये क्रम चलता है, ये श्रृंखला चलती है। लिंडनमैन ने 10% ऊर्जा का नियम दिया, इसको लिंडनमैन का नियम भी कहते हैं। कोई खाद्य श्रृंखला अधिकतम 5 स्तर की हो सकती है, वो आपने देख ही लिया। अब हम पास्की पिरामिड की बात करेंगे। पास्की पिरामिड दोस्तों जो है उत्पादक और उपभोक्ता इनके मध्य जो संबंध होता है भोजन से संबंधित और जीवन से संबंधित, उसी का वर्णन जब चित्र के माध्यम से किया जाता है तो इसी को पास्की पिरामिड कहते हैं। और इसका वर्णन सबसे पहले 1927 में चार्ल्स एल्टन ने किया था। कब? 1927 में चार्ल्स एल्टन महोदय ने किया था। इसीलिए ही इसको एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं। पास्की पिरामिड 3 प्रकार का होता है, संख्या का पिरामिड, जैवभार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। संख्या से संबंधित, आप संख्या का मतलब आप समझते हो नंबर। जैवभार क्या होता है? बायोमास क्या होता है? जीव के अंदर से पूरा रस निकाल दीजिए, मतलब अगर जल निकाल दीजिए तो जो बचता है उसी को जैवभार कहते हैं। ठीक है, जैवभार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। इसमें ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। क्यों सीधा होता है? क्योंकि एक स्तर से दूसरे स्तर तक जाने पर, अर्थात निम्न से उच्च स्तर तक जाने पर क्या होता है, ऊर्जा की मात्रा 10% ही स्थानांतरित होती है, अर्थात घटती चली जाती है। तो जब घटती चली जाएगी तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जो निचले स्तर पे सबसे रहता है, उत्पादक रहता है, उत्पादक के ऊपर फिर उपभोक्ता आते चले जाते हैं। तो उपभोक्ताओं की संख्या अगर ज़्यादा होगी या उनका जैवभार ज़्यादा होगा या ऊर्जा ज़्यादा होगी तो उत्पादकों की अगर ज़्यादा होगी और उपभोक्ताओं की कम होगी तो सीधा पिरामिड बनेगा। अगर उत्पादकों की कम होगी, उपभोक्ताओं की ज़्यादा होगी तो पिरामिड उल्टा बनेगा। इसी तरीके से हम पास्की पिरामिड में तीनों का अध्ययन करते हैं। तो ऊर्जा का पिरामिड में देखें तो ऊर्जा सबसे ज़्यादा उत्पादकों में होगी और उससे ऊपर घटती चली जाएगी विभिन्न स्तरों में, इसलिए ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। वहीं संख्या का पिरामिड सामान्यतः सीधा होता है। जैसे कि एक घास स्थल का पिरामिड देखें तो घास की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, घास बहुत ज़्यादा होते हैं, बाल की तरह आपके, गिनना मुश्किल हो जाता है, गंजा ना हो। तो कीड़े की बात करें, इसके ऊपर कीड़े की संख्या क्या होगी? कम होगी, घास से तो कम ही होगी। और कीड़ों पर जो निर्भर है मेढकों की संख्या और कम होगी, मेढकों के ऊपर जो सांप है उनकी संख्या और कम होगी। तो हो सकता है एक ही सांप हो एक घास स्थल में। तो इस तरीके से क्या होगा, ये सीधा पिरामिड बन जाएगा, सीधा त्रिभुज बन जाएगा एक प्रकार से। इसी तरह अगर हम झाड़ी की बात करें तो झाड़ी की संख्या जो है, मान लीजिए ये झाड़ी हो गई, झाड़ी पे बहुत असंख्य मात्रा में क्या होते हैं? जीवाणु होते हैं। तो संख्या में देखें तो जीवाणु ज़्यादा हो गए तो झाड़ी तो मान लीजिए कम हुई, जीवाणु ज़्यादा हो गए तो पिरामिड क्या बना? ये उल्टा बन गया, पिरामिड उल्टा बन गया। झाड़ी की संख्या कम है और जो उपभोक्ता हैं अर्थात जो परजीवी हैं, जीवाणु हैं, बैक्टीरियाज हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है। तो क्या हो गया? उल्टा त्रिभुज बन गया। सबसे नीचे ध्यान रखिएगा उत्पादक रहेंगे, ठीक है, उसके ऊपर उपभोक्ता। लेकिन कभी एक वृक्ष पिरामिड में अगर देखें, वृक्ष बात करें, एक वृक्ष है, एक पेड़ है, संख्या कितनी है? 1 है, लेकिन इस पर निर्भर जो जीव जंतु हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होगी। तो पेड़ तो एक ही हुआ, इनके ऊपर चिड़िया है, चिड़िया के ऊपर अन्य जीव जंतु होंगे और ज़्यादा होंगे। तो इस तरह से क्या बनेगा? एक वृक्ष का पिरामिड जो संख्या का पिरामिड है वो उल्टा बनेगा।
हालांकि वृक्ष में अक्सर अपवादिक स्वरूप में इस तरह का पिरामिड देखा जाता है, अर्थात वृक्ष एक है, वृक्ष एक है, चिड़िया ज़्यादा है उस पर, लेकिन उस पर एक सांप भी है, तो सांप कम हो गया चिड़िया से। तो इस तरह का आपको चतुर्भुजीय स्वरूप देखने को मिल जाता है, जिसको कि एक राम बाइडल स्वरूप भी कहते हैं। वहीं जैव भार का पिरामिड की बात करें तो जैव भार का पिरामिड भी अक्सर सीधा ही होता है। जैसे घास स्थल का पिरामिड देखें तो घास की जो मात्रा है जैव भार की ज़्यादा होती है। फिर घास को कीड़े खाते हैं, जो उनका जैव भार होता है उनसे घास से तो कम ही होगा। कीड़ों पर आधारित मेढक और कम मात्रा में होते हैं, तो इनका भी जैव भार कीड़ों से कम होगा। तो इस तरह से सीधा बनता है। लेकिन एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में देखें तो यहाँ पे उल्टा बनेगा जैव भार का पिरामिड। क्यों? क्योंकि जलीय जो वनस्पतियाँ होती हैं उनका भार बहुत कम होता है, बहुत सूक्ष्म मात्रा में होती हैं। भार कम होता है, तो भार कम होगा तो ये कम रहेंगी। छोटी मछलियों का भार ज़्यादा रहेगा वनस्पतियों से, लेकिन एक पर्याप्त बड़ी मछली अगर व्हेल की तुलना करें आप छोटी मछलियों से, तो कहीं ज़्यादा जैव भार रहता है व्हेल के अंदर। ठीक है, तो बड़ी मछलियाँ और ज़्यादा जैव भार। तो इस तरह से उल्टा पिरामिड बनेगा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का। ऊर्जा का पिरामिड जैसा कि बताया मैंने हमेशा सीधा बनेगा। इकोटोन व कगार प्रभाव या कोर इफेक्ट जिसको कहते हैं, क्या होता है? इकोटोन दरअसल ये ए और ये बी, ये दोनों क्या हैं? अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र हैं, है ना। जैसे ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र हो गया। इसके बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होता है, जो बीच का क्षेत्र होता है, इसको इकोटोन कहते हैं। तो दो पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य का जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसको इकोटोन कहते हैं। इसकी जैव विविधता बहुत ज़्यादा होती है, आसपास की पारिस्थितिकी तंत्र से ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसमें बी के भी जीव रहेंगे और ए के भी जीव रहेंगे, तो यहाँ प्रजाति विविधता बहुत ज़्यादा रहेगी। पृथ्वी पर अक्सर जो देखे जाने वाले इकोटोन्स हैं, वन और घास के मध्य जो मैदान क्षेत्र होते हैं वो एक इकोटोन है। सॉफ्ट बॉटम व हार्ड बॉटम के मध्य का जो क्षेत्र होता है सागरों में, इकोटोन वो भी एक है। ज्वारनदमुख जो स्थल और समुद्र के बीच का क्षेत्र होता है वो भी इकोटोन का एक उदाहरण है। आर्द्र भूमियाँ जो स्थलीय और जलीय भाग का बीच का स्थान रहती हैं, दलदली स्थान होते हैं आर्द्र भूमि, ये भी इकोटोन का एक प्रकार है। जीवों की उत्पत्ति का क्रम देखें तो सबसे पहले मछलियाँ आई, फिर एम्फीबिया आए, फिर सरीसृप आए, फिर पक्षी और फिर स्तनधारी। इस तरह का क्रम पूछ लेता है। ये क्रम भी याद रखिएगा कि जीव जो होते हैं, जीव तो आपको पता है, जीवों से निर्मित जो समुदाय हो, या जीवों से जनसंख्या का निर्माण होता है। कई प्रकार के जीव, एक ही जीव जो है, एक ही जीव जैसे कि कई कुत्ते मिल गए, एक जगह इकट्ठा हो गए, तो ये क्या कहलाएगी? जनसंख्या कहलाएगी। ठीक, कई मनुष्य, इनकी गणना क्या कहलाएगी? जनसंख्या कहलाएगी। कई प्रकार के जीव मिलकर के समुदाय का निर्माण करते हैं। इससे मानव हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गए, शेर हो गए, ये सब मिल करके समुदाय का निर्माण करते हैं। कई प्रकार के समुदाय मिलकर के पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र का निर्माण करते हैं। कई पारितंत्र मिलकर के बायोम या जीवों का निर्माण करते हैं, और कई प्रकार के जीवों मिलकर या बायोम मिलकर के जैव मंडल का निर्माण करते हैं। और जैव मंडल सबसे बड़ी इकाई होती है। जैव मंडल दरअसल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के मध्य का जो क्षेत्र जहाँ जीव पाए जाते हैं उसको जैव मंडल कहते हैं। बायोम की बात करें तो मुख्यतः 4 प्रकार के बायोम धरती पर पाए जाते हैं। एक विषुवतरेखी जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है या उष्णकटिबंधीय बायोम है। यहाँ पे जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है, सघन जैव विविधता पाई जाती है, आपको पता है। यहाँ पे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र या वन पारिस्थितिकी तंत्र, घास पारिस्थितिकी तंत्र और रेगिस्तानी मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, तीनों प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो है शीतोष्णकटिबंधीय या शीतोष्ण पारिस्थितिकी तंत्र। यहाँ पे भी मैदान पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं और मरुस्थल भी पाए जाते हैं। तीसरा जो बायोम है टैगा बायोम है, ठंडे प्रदेश होते हैं, यहाँ कोड़धारी वन पाए जाते हैं। और चौथा बायोम टुंड्रा बायोम है, जहाँ पर थोड़े बहुत घास पाए जाते हैं। ये बर्फीले मैदान होते हैं।
तो ये 4 प्रकार के बायोम पाए जाते हैं धरती पर अगर देखें मुख्यतः तो। जीव आपस में जो परस्पर क्रिया करते हैं उसको जैविक अंतःक्रिया कहते हैं। एक जीव अपने ही समान किसी जीव से जब अपक्रिया करता है तो अक्सर इसको प्रजनन या संबंध बनाना आदि कहते हैं। एक जीव दूसरे प्रजाति के जीव से अपक्रिया जब अंतःक्रिया करता है तो इसको सहजीवी, परजीवी, सहभोजता, असहभोजता, प्रतिस्पर्धा इस तरह के संबंधों में वर्णन करते हैं। सहजीवी संबंध क्या होता है? जिसमें दोनों ही प्रकार के जंतु, दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही प्रकार के जो जीव हैं वो इससे लाभान्वित होते हैं। जैसे कि कवक और शैवाल जो लाइकेन है इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। लाइकेन हो गया, कोरल हो गया, प्रवाल भित्तियाँ हो गई। प्रवाल भित्तियाँ एक जुक्सैन थैले नामक शैवाल के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं। दोनों का ही इससे परस्पर वृद्धि होती है, दोनों को ही इससे लाभ होता है। परजीवी संबंध, यहाँ पर एक जीव को लाभ होता है, दूसरे जीव को हानि होती है। सहभोजिता, इसमें एक को लाभ होता है लेकिन दूसरा अप्रभावित रहता है, न तो लाभ होता है न तो हानि होती है। असहभोजिता, अमंसलिज्म जिसको कहते हैं, इसमें एक जीव को हानि होती है, दूसरे को लाभ होता है। दूसरे को कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, न तो लाभ होता है न तो हानि होती है। प्रतिस्पर्धा, इसमें दोनों को ही हानि होती है। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट जारी किया जाता है? तो यूएनईपी जो है, संयुक्त यूएन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम जो है इसके द्वारा जारी होता है उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट। ठीक है। अन्य जो रिपोर्ट यूएनईपी प्रकाशित करता है, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, आवर प्लैनेट, टुंजा, एटलस ऑफ आवर चेंजिंग इन्वायरमेंट, ये सभी महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स हैं जो यूएनईपी प्रकाशित करता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी वित्त पहल एफआई के बारे में असत्य कथन क्या है इसमें से? यह 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अस्तित्व में आया, बिल्कुल सही है। इसके द्वारा प्रतिवर्ष ग्लोबल राउंड टेबल सम्मेलन आयोजित किया जाता है। तो प्रतिवर्ष नहीं आयोजित किया जाता है, ये प्रति द्वितीय वर्ष में आयोजित किया जाता है, तो यही वाला रॉन्ग है। यह अंकटाड का संस्थापक सदस्य भी है। कौन? यूएनईपी का जो एफआई है, ठीक है, वित्त पहल जो है, तो अंकटाड का संस्थापक सदस्य भी है, बिल्कुल सही है। तो बी वाला गलत है, बाकी दोनों सही है। भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी के तहत, जो कि पेरिस सम्मेलन के तहत है, वर्ष 2030 तक और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग कितना प्रतिशत संचयी विद्युत ऊर्जा स्थापित करने की क्षमता का लक्ष्य रखा है? तो ध्यान रखिएगा 40%। कितना? 40%। 2005 के, देखिए भारत ने जो एनडीसीज के अंतर्गत लक्ष्य रखे हैं 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक जीडीपी के सापेक्ष उत्सर्जन तीव्रता 33 से 35% कम करना, गैर जीवाश्म आधारित 40% ऊर्जा स्थापित करना 2030 तक, 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक उत्पन्न करना। कार्बन सिंक उत्पन्न करना कितना? 3 बिलियन टन अतिरिक्त, 2.5 से 3 बिलियन अतिरिक्त। तो एनडीसीज के तहत जो प्राथमिकताएं तय की गई भारत सरकार के द्वारा, तीनों याद रखिएगा, रट लीजिएगा। हाई माउंटेन समिट हाल ही में किसके द्वारा आयोजित की गई? मतलब हाई माउंटेन समिट किसके द्वारा आयोजित की जाती है? तो इनमें से कोई भी सही नहीं है, डी वाला राइट आंसर होगा। विश्व मौसम विज्ञान जो संगठन है WMO द्वारा ये आयोजित किया जाता है हाई माउंटेन समिट। पारिस्थितिकी से संबंधित जो विभिन्न अवधारणाएं हैं, कौन उनके जनक रहे हैं? तो पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक ओडम को माना जाता है। पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? ओडम को। पारिस्थितिकी इकोलॉजी या पारिस्थितिकी का प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट शेकल ने किया। पारिस्थितिकी तंत्र ये एजी टांसले ने दिया। गहन पारिस्थितिकी या डीप इकोलॉजी अर्नीज नेस ने। पारिस्थितिकी निके की संकल्पना ग्रीनले ने दी है। पारिस्थितिकी निके की संकल्पना किसने? ग्रीनले ने या ग्रीनेल्स ने 1917 में। हालांकि निके की संकल्पना जो है वो ग्रीनले ने पहले दी 1917 में, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा विकसित करने का, अंजाम तक पहुंचाने का जो श्रेय जाता है चार्ल्स एल्टन को ही जाता है, जिन्होंने पिरामिड वाला सिद्धांत दिया था, जो पिरामिड का स्वरूप प्रस्तुत किया था पारिस्थितिकी पिरामिड का, वही एल्टन ने, चार्ल्स एल्टन ने। ये होता क्या है एक बार थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि अक्सर आता है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? किसी विशेष प्रजाति का, किसी विशेष पारिस्थितिकी तंत्र में जो भूमिका, कार्यात्मक भूमिका होती है,
वो विशेष भूमिका और कोई प्रजाति नहीं निभा सकती, इसी को पारस्की निके कहते हैं। ठीक है, तो प्रजाति की किसी पारस्की तंत्र में क्रियात्मक भूमिका, जैसे जो खेत पारस्की तंत्र है उसमें चूहे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, या फिर सांप की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि वो चूहे को खाता है। अगर सांप चूहा खाना बंद कर दे, चूहे बहुत ज़्यादा नुकसान कर देंगे अनाज का। तो यहाँ पे सांप क्या होगा, पारस्की निके होगा। पारस्की का यहाँ पर सांप का पारस्की निकेत या निकेत कहलाएगा। ध्यान रखिएगा कि एक निके में दो प्रजातियां नहीं हो सकती हैं। एक निकेत में या एक निकेत में दो प्रजातियां नहीं हो सकती, अर्थात एक निकेत की केवल एक प्रजाति होगी। ठीक है, जो उसकी भूमिका होगी वो किसी अन्य की नहीं होगी वहाँ पे। अक्सर पारस्की निके और की स्टोन प्रजाति इसमें अंतर आप नहीं कर पाते हैं। तो की स्टोन प्रजाति ये अलग है, अंतर है इन दोनों में। की स्टोन प्रजाति ये संख्या को निरूपित करती नहीं, संख्या को निरूपित न करके विशेषता को निरूपित करती है। यहाँ पे क्या होता है कि कोई ऐसा पारस्की तंत्र जहाँ पे किसी प्रजाति की संख्या तो बहुत कम है, लेकिन उसकी भूमिका बहुत अधिक है, उसका महत्व तो बहुत अधिक है। इसमें सामान्यतः सर्वोच्च स्तर के जो मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी जीव, वो आते हैं। जैसे बाघ हो गया, वो किसी विशेष पारस्की तंत्र का वो मुखिया एक प्रकार से होता है, की स्टोन प्रजाति होती है। उसकी उपस्थिति न रहे तो जीवों की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी, संतुलन बिगड़ जाएगा। तो बाघ की स्टोन प्रजाति होगी उस पारस्की तंत्र के लिए। ठीक है ना, अर्थात इनके बिना उस पारस्की तंत्र की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। वो प्रजातियां की स्टोन प्रजातियां कहलाएंगी। जबकि पारस्की निके ये कार्यात्मक भूमिका, किसी विशेष पारस्की तंत्र में किसी विशेष जीव की जो भूमिका होती है, कार्यात्मक भूमिका होती है, जो किसी और जीव में नहीं पाई जाती है, वो क्या कहलाएगी, उसका पारस्की निके कहलाएगा। ठीक, तो इन दोनों में थोड़ा सूक्ष्म अंतर है। अक्सर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती होगी, लेकिन आज के बाद नहीं होगी कन्फ्यूजन। पारस्की पदछाप मापने की इकाई की खोज भूमंडलीय हेक्टेयर है। भूमंडलीय हेक्टेयर पारस्की पदछाप मापने की इकाई है, कई बार पूछा गया है। धारणी या स्थायी विकास की अवधारणा ब्रंटलैंड की जो रिपोर्ट थी 1987 में, इसमें दी गई थी धारणी या स्थायी विकास की अवधारणा। इससे संबंधित जो संकलन था लिमिट टू ग्रोथ थ्योरी बोलते हैं, लिमिट टू ग्रोथ थ्योरी से ही ये प्रभावित थी। अभी आगे चर्चा करेंगे कि लिमिट टू ग्रोथ थ्योरी क्या थी, ब्रंटलैंड आया, फिर क्या क्या हुआ आगे। सतत विकास पे हम चर्चा करेंगे। पर्यावरण भूगोल शब्द की प्रथम चर्चा किसने की थी, हेविट व हेयर ने 1993 में। प्राकृतिक खेती या कृषि का अन्वेषक कौन था, मनासबू फुकुओका। हॉट स्पॉट की संकल्पना किसने दी थी, नॉर्मन मायर ने। किसने, नॉर्मन मायर ने हॉट स्पॉट की संकल्पना। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाल्टर जी रोजन ने किया था 1986 में। हालांकि जैविक विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले नॉर्स और मैकमेनस ने 1880 में ही कर दिया था, लेकिन उन्होंने जैव विविधता न करके जैविक विविधता कहा था। लेकिन इन दोनों शब्द हैं, इनमें अंतर नहीं है कोई। कुल मिला के जैविक विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले नॉर्स और मैकमेनस ने किया था 1880 में। वहीं जैव विविधता शब्द का प्रयोग वाल्टर जी रोजन ने किया था 1986 में इन्होंने किया था इस शब्द का प्रयोग। ओजोन परत का सर्वप्रथम खोज किसने किया था, ओजोन परत की खोज तो चार्ल्स फाबी व हेनरी व्यूसन ने। जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी शब्द को विकसित करने का श्रेय पारस्की विज्ञान में ये रेमंड एफ डॉसमैन को जाता है। पारस्की पिरामिड की संकल्पना एल्टन ने दिया था, एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं इसको। वैश्विक मंदन शब्द ये जेराल्ड स्टोनहिल ने प्रयोग किया था। भारतीय पारस्की के जनक प्रोफेसर आर मिश्र को माना जाता है। विभिन्न अधिनियम, इनका जो क्रम है पूछता है अक्सर, इनका सन पूछता है किस वर्ष ये आए थे, तो ये याद रख लीजिए। भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972,
वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, छाता अधिनियम जिसको कहते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरणीय ट्रिब्यूनल अधिनियम 1995, वन्य जीव संरक्षण नियम 1995, जैव विविधता अधिनियम 2002, एगमार्क एक्ट 1937, टाइगर प्रोजेक्ट 1973 जो बाघ संरक्षण परियोजना है, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण 1985 में स्थापना हुई, वाटर जल सेस एक्ट 1977 में, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन जो जल प्रदूषण वाला एक्ट है 1977 में, राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण 2009 में, हाथी संरक्षण परियोजना 1992 में, इको मार्ग योजना 1992 में, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का स्थापना 2010 में। एक बात ध्यान रखिएगा, ये वाटर जो सेस एक्ट 1977 है, इसके पहले भी वाटर या जल प्रदूषण अधिनियम जिसको कहते हैं या जल अधिनियम जिसको कहते हैं 1974 में आया था। तो 1974 यहाँ लिखा नहीं हमने, लिख कर दे देंगे आप लोगों को PDF है। 1974 वाला अक्सर पूछा जाता है, याद रखिएगा, वही मुख्य है। ये बाद में आया था 1977 में, सेस एक्ट था ये। देखिए लिमिट टू ग्रोथ की जो हम बात कर रहे थे, लिमिट टू ग्रोथ मॉडल MIT के जे फॉरेस्टर के काम पर आधारित था, पूछा जा चुका है, जैसा कि उनकी पुस्तक वर्ड डायनेमिक्स में वर्णित है। तो वर्ड डायनेमिक्स किसकी पुस्तक है? फॉरेस्टर की। लिमिट टू ग्रोथ यहीं से ये मॉडल आया है। मॉडल 5 चरों पर आधारित था: जनसंख्या, खाद्य उत्पादन, औद्योगिकरण, प्रदूषण और गैर प्राकृतिक संसाधनों की खपत। गैर प्राकृतिक और प्राकृतिक संसाधनों की खपत। लिमिट टू ग्रोथ LTG 1972 की रिपोर्ट है, मिलान के लिए भी आया था, 1972 रिपोर्ट है, जो कंप्यूटर अनुकार द्वारा अध्ययन किए गए संसाधनों की सीमित आपूर्ति के साथ घातीय आर्थिक और जनसंख्या वृद्धि पर आधारित है। यह क्लब ऑफ रोम द्वारा कमीशन किया गया था। ध्यान रखिएगा, क्लब ऑफ रोम जो कि एक गैर सरकारी संस्था थी, इसके द्वारा ये कमीशन किया गया था। अध्ययन के निष्कर्ष सर्वप्रथम 1971 की गर्मियों में मॉस्को और रियो डी जेनेरियो में अंतर्राष्ट्रीय समारोहों में प्रस्तुत किए गए थे। ब्रंटलैंड आयोग की बात करें, ब्रंटलैंड रिपोर्ट जिसने प्रस्तुत की थी आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य के तौर पर 1992 में जो रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, उसमें सतत विकास की जो संकल्पना आई थी, जिसको अपनाया गया था, वो उसका जन्मदाता यही लिमिट टू ग्रोथ थ्योरी है। और ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य इसी को आगे बढ़ाती है, जिसको कि 1992 के रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अपनाया जाता है पूरे विश्व के द्वारा। तो ब्रंटलैंड आयोग को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1983 में मानव, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने और आर्थिक और सामाजिक विकास को बिगड़ने से रोकने के तरीकों के बारे में प्रतिबिंबित करने के लिए बनाया गया था। इसने रिपोर्ट 1987 में अपनी पेश की और भंग हो गई, हमारा साझा भविष्य आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से। जैव विविधता की बात करें तो जैव विविधता मतलब जीवों की विविधता, विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, जितनी ज़्यादा प्रजातियां उतनी ज़्यादा कही जाएगी विविधता है किसी स्थान पे, तो इसको जैव विविधता कहेंगे। जैव विविधता 3 स्तर पे होती है। एक तो जीव के स्तर पे, जिसको जीनी स्तर पे कह सकते हैं, तो एक ये होगा। आनुवांशिक स्तर भी इसको कहते हैं, आनुवांशिक जैव विविधता भी कहते हैं, अर्थात एक ही जीव की विभिन्न प्रकार जो होते हैं, जैसे कि एक ही कुत्ता है, कोई डाबरमैन है, कोई देशी है, कोई जर्मन शेफर्ड है, कुत्ते की विभिन्न प्रजातियां हैं ये। तो ये क्या कहेंगी? जैविक, ये आनुवांशिक जैव विविधता कहलाएगी, है ना। ये आपस में प्रजनन आदि कर सकते हैं। दूसरी होती है प्रजातीय, पारिस्थितिक स्तर पे होती है ये, अर्थात विभिन्न प्रकार के जो जीव होते हैं किसी पारिस्थितिकी में, जो विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, उनकी जो विविधता होती है वो प्रजाति जैव विविधता होती है। तीसरी जो होती है जैव विविधता सामुदायिक या पारिस्थितिकी, महाद्वीप के स्तर पर जो पाई जाती है, सामुदायिक या पारितंत्र के स्तर पर जो पाई जाती है, अर्थात जहाँ अलग अलग पारितंत्र पाए जाएं, उन पारितंत्र अर्थात अलग अलग जैविक घटकों वाले पारितंत्र पाए जाएं, उस क्या कहेंगे? पारिस्थितिकी जैव विविधता या पारितंत्रीय जैव विविधता उसको कहते हैं। तो जैव विविधता 3 प्रकार की पाई जाती है। इसके साथ ही याद रखिएगा कि भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 में, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना चेन्नई में 2003 में की गई है। जैव विविधता पर अभिसमय CBD जो
कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, 3 कन्वेंशन में से एक कन्वेंशन था जिसको 1992 में शुरू किया गया था। 1992 में जिनकी घोषणा की गई थी। एक था UNCCD, मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए जो कन्वेंशन था। दूसरा था UNFCCC, जलवायु परिवर्तन पर रोकथाम के लिए, उसके नियंत्रण के लिए जो अभिसमय था। तीसरा CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता पर अभिसमय था। तो जैव विविधता पर अभिसमय को ही लागू करने के लिए भारत ने जैव विविधता अधिनियम 2002 ये पारित किया था। इसी के तहत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण 2003 में चेन्नई में स्थापित किया गया है। जैव विविधता का मापन 3 प्रकार से किया जाता है। एक अल्फा जैव विविधता, जहाँ पे जीवों की संख्या माप ली जाती है, अर्थात जीवों की संख्या, कुल कितनी प्रजातियां ये देख लिया जाता है, तो वही अल्फा विविधता कहलाती है। बीटा विविधता, यहाँ पर क्या देखा जाता है कि परिवर्तन कितना हुआ, एक पारिस्थितिकी तंत्र में दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र में जाने पे कितना परिवर्तन हो रहा है जीवों में, इसको क्या कहेंगे, बीटा जैव विविधता कहेंगे। गामा जैव विविधता, अल्फा और बीटा दोनों को मिला देंगे, इसको गामा जैव विविधता क्षेत्र को प्रादेशिक विविधता भी कहते हैं। अर्थात कितने प्रकार के हैबिटेट, कितने प्रकार के आवास हैं किसी पारिस्थितिकी तंत्र में, ये मापा जाएगा तो गामा जैव विविधता कहलाएगा। जीवों का जो संरक्षण होता है, जैव विविधता का संरक्षण भी आवश्यक है संतुलन के लिए। तो संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ेगी, जब उन पे खतरा होगा। तो तमाम कारणों से, प्राकृतिक और मानव निर्मित कारणों से, खासकर मानव की विकास गतिविधियों से तमाम जीवों पर खतरा मंडरा रहा है। तो उनके संरक्षण की 2 पद्धतियां अपनाई जाती हैं, एक स्वस्थानीय इन सिटू, दूसरा परस्थानीय या एक्स सिटू। स्वस्थानीय जीवों को अपने ही आवास पर सुरक्षित रखना, मतलब जहाँ पे शेर रह रहा है वहीं पर ऐसी व्यवस्था कर देना कि वो सुरक्षित रहे, अपना जो है क्रियाकलाप करता रहे, तो उसको इन सिटू संरक्षण कहेंगे। परस्थानीय मतलब कहीं और ले जा करके, मतलब जहाँ पर रह रहा है वहाँ पर उसको बचाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तो उसको बाहर ले आने की ज़रूरत है उसके संरक्षण के लिए, ठीक है, वो विनष्ट न हो, पूरी तरीके से विलुप्त न हो, जैसे कि डायनासोर हो गए हैं। तो हालांकि डायनासोर को उत्पन्न भी नहीं करना है, नहीं है तभी सही है आप लोगों के लिए, लेकिन हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए परस्थानीय की ज़रूरत पड़ती है। तो जो स्वस्थानीय पद्धतियां हैं वो राष्ट्रीय उद्यान उसके अंतर्गत आता है, वन्यजीव अभ्यारण्य आते हैं, जैव विविधता क्षेत्र या जंगल, ये सभी आते हैं इसके अंतर्गत, या जिसको आप वन्यजीव अभ्यारण्य कहते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इसके अंतर्गत सबसे बड़ा जो क्षेत्र आता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र आते हैं, जिसके अंतर्गत ये सभी आ जाते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र एक बड़े क्षेत्र होते हैं जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, जैव विविधता क्षेत्र, जंगल, ये सभी आते हैं। दूसरा है परस्थानीय, कृत्रिम तरीके से बचाने की कोशिश की जाती है। इसमें वानस्पतिक उद्यान या प्राणी उद्यान, चिड़ियाघर, जू जिसको कहते हैं, नर्सरी, हर्बेरियम, बीज बैंक, अंडे बैंक, टिश्यू कल्चर, क्लोनिंग आदि का प्रयोग किया जाता है उनको संरक्षण देने के लिए, जहाँ पर उनका आवास है उससे बाहर ले आकर के। ध्यान रखिएगा 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिसंबर 2000 में इसके लिए संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने घोषणा की थी। इन सिटू में जब हम देखते हैं वन्यजीव संरक्षण की बात, जैव विविधता संरक्षण की बात करते हैं, तो इसमें राष्ट्रीय पार्क आते हैं जहां मानवीय गतिविधियों से जो मुक्त होते हैं, जहां पे मानवीय गतिविधियों की अनुमति नहीं होती है। वन्यजीव अभ्यारण्य आते हैं, यहाँ सीमित मानवीय गतिविधियां, पर्यटन आदि हो सकते हैं। और तीसरा जैव मंडल आगार क्षेत्र होते हैं जहाँ सरकारी नियंत्रण होता है, लेकिन बाह्य क्षेत्र में निजी कार्य भी संभव, दुकान आदि, हाट वगैरह लगाया जा सकता है, अन्य कार्य किए जा सकते हैं, लकड़ी वगैरह ये जो ज़रूरत की हैं वो ली जा सकती हैं। तो 3 प्रकार के क्षेत्र आते हैं। तीनों ही क्षेत्र किसमें उपस्थित होते हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है, एक क्रोड, एक बफर क्षेत्र और दूसरा संक्रमणीय क्षेत्र। ये जो क्रोड क्षेत्र होता है इसमें शून्य मानवीय गतिविधि होती है, कोई मानवीय गतिविधि यहाँ पे नहीं होती है। यहाँ पे पूरी तरह से संरक्षित किया जाता है जंतुओं को, दूसरी जैव विविधता को पूरी तरह से संरक्षित किया जाता है। दूसरा है बफर क्षेत्र, यहाँ पे पर्यटन आदि की अनुमति होती है। तीसरा है संक्रमणीय क्षेत्र, यहाँ पे प्रशासन तो होता है, नियंत्रण तो होता है, लेकिन मानवीय गतिविधियाँ यहाँ पर अलाउ होती हैं। भारत में लगभग 105 राष्ट्रीय पार्क, लगभग 544 वन्यजीव अभ्यारण्य और 18
जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जिनमें से 11 को यूनेस्को ने मान्यता दी हुई है, यूनेस्को द्वारा संरक्षित हैं। यूनेस्को का एक प्रोग्राम है मैन एंड बायो स्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। मैब प्रोग्राम के अंतर्गत संरक्षण के लिए मान्यता दी जाती है। एक बार पूछा गया है कि अल्फा बीटा गामा विविधता जो है, ये सबसे पहले ये सिद्धांत किसने दिया था? तो ये व्हिटेकर ने दिया था, ध्यान रखिएगा, व्हिटेकर ने दिया था। व्हिटेकर एक प्राणी विज्ञानी थे, इन्होंने दिया था। जैव विविधता में ह्रास के विभिन्न जो कारण हैं, मानव जनित, प्राकृतिक। तो मानव जनित कारणों में आर्थिक दोहन, शिकार व तस्करी, आवासीय विनाश, यहाँ पर विनाश, आवासीय विकास मतलब मानव ने आवासीय विकास किया तो जो जैव विविधता है, खासकर जो वन्यजीव हैं, उनमें आवास में विनाश हुआ। तटीय क्षेत्र का विकास, ये सभी महत्वपूर्ण मानव जनित कारक हैं। दूसरा है प्राकृतिक कारक, भूकंप, हिमस्खलन, बाढ़, जलवायु परिवर्तन आदि के कारण जो जैव विविधता में ह्रास होती है। लेकिन इन सभी में अगर देखा जाए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो आवासीय विनाश है। आवासीय विनाश जो होता है उसके कारण सबसे ज़्यादा जैव विविधता में ह्रास हुआ है। प्रमुख जो जैव विविधता से संबंधित सम्मेलन हुए हैं, पृथ्वी सम्मेलन 1992 हुआ था, जिसमें CBD को अपनाया गया था। बहमास सम्मेलन 1994 में, कार्टागेना प्रोटोकॉल 1999 में, नागोया प्रोटोकॉल जिसमें आइची लक्ष्यों की बात की गई थी 2010 में, हैदराबाद जैव विविधता सम्मेलन 2012 में हुआ था। प्रमुख जो राष्ट्रीय उद्यान है भारत के, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी आंध्र प्रदेश में है, महावीर हरिना वनस्थली श्री वेंकटेश्वरा ये सब आंध्र प्रदेश में है, केबुल लामजाओ मणिपुर में, मोलिंग व नलदहा अरुणाचल में, डिब्रू सखेवा, मानस, नमेरी, ओरंग असम में, वाल्मीकि नगर बिहार में, इंद्रावती व कंगेर घाटी छत्तीसगढ़ में, मोलेम गोवा में, बसंदा, गिर व ब्लैक बर्ड गुजरात में, कलेसर व सुल्तानपुर हरियाणा में, ग्रेट हिमालयन व पिन घाटी हिमाचल प्रदेश में, सलीम अली, दाचिगम, हेमिस व किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में। हेमिस सबसे बड़ा है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान। बेतला झारखंड में, अंशी, बांदीपुर, बन्नरघट्टा, कुद्रेमुख व नगर होल जिसको राजीव गांधी उद्यान भी कहते हैं कर्नाटक में, अनामुडी, माथीकट्टम, शोला, पेरियार व साइलेंट वैली केरल में, फोसिल, कान्हा, पेंच, पन्ना, माधव, संजय डुबरी, बांधवगढ़ व सतपुड़ा ये मध्य प्रदेश में, नवगांव, पेंच, संजय गांधी, गुगामल व तदोबा महाराष्ट्र में, बल, फक्रम व नोक्रेक मेघालय में, मुरलेन व फवनई ब्लू पर्वत मिजोरम में, इंटकी नागालैंड में, भीतरकनिका व सिमलीपाल उड़ीसा में, केवलादेव, रणथंबोर सरिस्का राजस्थान में, कंचनजंगा सिक्किम में, गुइंडी, अन्नामलाई, मुकुर्थी व मुदुमलाई तमिलनाडु में, कार्बेट, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजाजी व फूलों की घाटी उत्तराखंड में, दुधवा उत्तर प्रदेश में, बुक्सा, सुंदरवन, सिंहलीला, नेवरा घाटी है पश्चिम बंगाल में। भारत में सबसे ज़्यादा बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में है, 6। भारत में सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, 94 हैं। वहीं अगर राज्यों में देखा जाए तो महाराष्ट्र में 48 हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा राज्यों में अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में है, अगर राज्य केंद्र शासित प्रदेश दोनों में देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ज़्यादा है। पंजाब राज्य एकमात्र ऐसा राज्य जहाँ कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। हालांकि पंजाब में 13 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। भारत में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है, 10 हैं राष्ट्रीय पार्क यहाँ पे। अंडमान और निकोबार 9 राष्ट्रीय उद्यानों के साथ दूसरे स्थान पर है। 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं भारत में। एक नीलगिरी है जो कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में 1986 में सबसे पहले इसी को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। फिर नोक्रेक है मेघालय का 1988, नंदा देवी उत्तराखंड 1988, ग्रेट निकोबार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 1989, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में तटीय क्षेत्र है 1989, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में 1989, मानस असम में है 1989, सिमलीपाल उड़ीसा का है 1994, डिब्रू सखेवा असम में है 1997 में, दिबांग अरुणाचल प्रदेश में 1998, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में 1999, कंचनजंगा सिक्किम में है 2000 में, अगस्त मलाई केरल तमिलनाडु दोनों में स्थित है 2001 में, अचानकमार छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश दोनों में स्थित है 2005 में, कच्छ गुजरात में है 2008 में, शीत रेगिस्तान कोल्ड डिजर्ट हिमाचल प्रदेश में 2009 में, शेखाचलम पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है 2010 में, और पन्ना मध्य प्रदेश में है 2011 में। जिनमें हमने निशान लगाया है नीलगिरी, नोक्रेक, नंदा देवी, ग्रेट निकोबार, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, कंचनजंगा, अगस्त मलाई और अचानकमार।
तो इन सबको यूनेस्को की मैब के तहत, जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम है, उसके तहत मान्यता दी गई है। तो विश्व धरोहर अभिसमय में, जो विश्व धरोहर अभिसमय है, उसमें शामिल भारत के जैव विविधता संबंधी जो स्थल हैं, ध्यान रखिएगा ये मैप कार्यक्रम के अंतर्गत 11 हैं। वहीं यूनेस्को जो विश्व धरोहर सूची जारी करता है, जिसमें भारत के वर्तमान में 40 स्थल हैं, उनमें जो 8 स्थल हैं भारत के: काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, मानस वन्यजीव अभयारण्य असम, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, नंदा देवी उत्तराखंड, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, पश्चिमी घाट सह्याद्री पर्वत, ग्रेट हिमालयन पार्क हिमाचल प्रदेश और कंचनजंगा। हालांकि कंचनजंगा को मिश्रित श्रेणी में शामिल किया गया है, यह सिक्किम में है, तो ये याद रखिएगा। जलवायु परिवर्तन और भूमि पर विशेष रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है, मतलब कौन सी संस्था इस पर जारी करती है? तो IPCC। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन चुनें। स्थायी तुषार या परमाफ्रॉस्ट ऐसे स्थलीय भाग होते हैं जहां तापमान निरंतर कम से कम 6 माह तक 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम बना रहता है। यही वाला गलत है। स्थायी तुषार या परमाफ्रॉस्ट ऐसे स्थलीय भाग होते हैं जहां तापमान निरंतर कम से कम 2 वर्ष तक 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम बना रहता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, अक्सर चर्चा में रहता है परमाफ्रॉस्ट या स्थायी तुषार, याद रखेगा। पृथ्वी के वायुमंडल की तुलना में परमाफ्रॉस्ट से लगभग 2 गुना अधिक कार्बन संग्रहित है, बिल्कुल सही है। ग्रीनलैंड के हिम आवरण की मात्रा में क्षति अंटार्कटिका की तुलना में लगभग 2 गुनी गति से हो रही है, बिल्कुल सही है। तो सभी ही सत्य नहीं, सत्य हैं, ये भी गलत, ये सही नहीं है। केवल 2 वर्ष न्यूनतम जो है ये वाला गलत है। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट किस संगठन ने प्रस्तुत की है? तो इसको भी IPCC ने प्रस्तुत की है। IPCC की स्थापना WMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन और UNEP के द्वारा 1988 में की गई थी, संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है। ओशन ऑक्सीजनेशन एवरीवन प्रॉब्लम नामक रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था, कौन ये रिपोर्ट जारी करता है? तो ये IUCN ही जारी करता है। 1948 में IUCN की स्थापना हुई थी, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में इसका मुख्यालय है। ये संयुक्त राष्ट्र का निकाय नहीं है IUCN, ठीक है, जबकि IPCC ये संयुक्त राष्ट्र का निकाय है। तो दोनों में अंतर है, याद रखिए। हॉट स्पॉट, जैव विविधता के हॉट स्पॉट, अक्सर आप सुनते होंगे इस वर्ड को। हॉट स्पॉट क्या होते हैं? जहां पौधों, जंतुओं, सूक्ष्म जीवों की स्थानिक प्रजातियां उपलब्ध हों और इनके भविष्य को संकट हो, ऐसे स्थलों को जैव या हॉट स्पॉट कहते हैं। सबसे पहले नॉर्मन मायर ने यह संकल्पना प्रस्तुत की थी। जैव विविधता हॉटस्पॉट को मेगा डाइवर्सिटी प्रदेश या मेगा डाइवर्सिटी स्थान भी कहते हैं। यहाँ जैव विविधता प्रचुर मात्रा में रहती है और ऐसी जैव विविधता होती है जहाँ पे स्थानीय प्रजातियों की मात्रा ज़्यादा होती है, हालांकि उनके भविष्य में संकट मंडराता रहता है। तो ऐसे स्थलों की पहचान हॉट स्पॉट के रूप में की जाती है। हॉट स्पॉट का निर्धारण व उसके आधार क्या होते हैं? जीवों की कुल संख्या, विशिष्ट प्रकार की प्रजाति और प्रजातियों की संख्या जो खतरे में है, इन तीनों को आधार बनाया जाता है। हॉट स्पॉट की बात करें तो भारत के प्रमुख हॉट स्पॉट पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय हैं। हालांकि भारत के कुल 4 हॉट स्पॉट हैं, मुख्यतः 2 हैं, बाकी के 2 जो हैं वो उनको अपवादिक स्थिति में भारत का अंग माना जाता है। हालांकि अगर पूछा जाएगा तो 4 हॉट स्पॉट हैं भारत में: पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, सुंडालैंड और बर्मा भारत सीमा, म्यांमार भारत सीमा। ठीक है, तो ये हॉट स्पॉट हैं। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा हॉट स्पॉट कौन सा है, तो इंडो बर्मा जो बॉर्डर है, अर्थात भारत म्यांमार सीमा वाला जो है, सबसे बड़ा है भारत का हॉट स्पॉट। सबसे छोटा हॉट स्पॉट भारत का कौन है? पश्चिमी घाट है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इन दोनों को, पश्चिमी घाट और म्यांमार भारत सीमा, इन दोनों ही जो हॉट स्पॉट्स हैं उनको हॉटेस्ट हॉट स्पॉट का दर्जा दिया जाता है। ये हॉटेस्ट हॉट स्पॉट में सम्मिलित हैं। हॉट स्पॉट से जुड़ी संकल्पना हॉप स्पॉट भी अक्सर सुनाई देती है। ये सागरीय जैव विविधता से संबंधित है। विश्व में लगभग 50 हॉप स्पॉट पाए जाते हैं। भारत में 2 हैं, लक्षद्वीप और अंडमान द्वीप। हालांकि वर्तमान में 76 हॉप स्पॉट हैं। ठीक है, इसका जो करंट सिनारियो है मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, करंट अफेयर्स के साथ ही। 76 हॉप स्पॉट हैं, न कि 50। भारत में 2 हॉप स्पॉट जो हैं लक्षद्वीप और अंडमान द्वीप हैं।
हॉट स्पॉट की बात करें तो विश्व के जो प्रमुख हॉट स्पॉट हैं मेडागास्कर, फिलीपींस, सुंडालैंड, ब्राज़ील का अटलांटिक वन, कैरेबियन प्रदेश, म्यांमार भारत सीमा, पश्चिमी घाट, तंजानिया केन्या का पूर्वी व तटीय वन। भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है, 1936 में स्थापना हुई थी। इसे पहले हेली नेशनल पार्क के रूप में भी जाना जाता था। बाघों का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पाया जाता है? औरंग बाघ अभयारण्य, असम में। सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? श्रीशैलम है, आंध्र प्रदेश का। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस है, जम्मू कश्मीर में है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का। भारत का समुद्री राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? कक्षी खाड़ी, गुजरात में स्थापित है। जैव विविधता ह्रास से क्या प्रभाव पड़ता है? अभी तो आपने कारक देखे थे। प्रभाव क्या पड़ता है? ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होती है, ओजोन परत में छिद्र होता है, जलवायु परिवर्तन होता है, अम्लीय वर्षा आदि स्थितियां उत्पन्न होती हैं। हरित गृह गैस क्या होती है? जीएचजी गैसेस, आपको पता है। जो हरित गृह गैस होती हैं वो गैसें होती हैं जो कि पृथ्वी के तापमान को संतुलित रखती हैं। हालांकि इनकी जब मात्रा बढ़ जाती है तो ये संतुलन बिगड़ जाता है और जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी स्थिति पैदा हो जाती है। तो जीएचजी गैसें होती क्या हैं? ये मुख्यतः वे गैसें होती हैं जो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने देती हैं, लेकिन पृथ्वी से सूर्य का प्रकाश वापस नहीं जाने देती हैं। इस तरह से पृथ्वी का जो तापांतर है वो सामान्य बना रहता है, जिसके कारण यहाँ जीवन संभव हो पाता है। इनकी जीएचजी गैसों की अगर मात्रा बढ़ जाए तो ग्लोबल वार्मिंग जैसा खतरा उत्पन्न हो जाता है और तमाम संकट हमारे सामने उत्पन्न हो जाते हैं। जीएचजी जो गैसेस हैं वो प्राकृतिक रूप से जो पाई जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि। वहीं मानवीय गतिविधियों से मुख्यतः जो उत्पन्न होती हैं एचएफसी जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं, पीएफसीज हैं, SF6 है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, एरोसॉल, धूल के कण आदि मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न जो ग्रीन हाउस गैसें हैं। पीएफसी की बात करें, परफ्लोरोकार्बन का उपयोग अर्धचालक के निर्माण में, शीतलक, एल्युमिनियम उत्पादन आदि में होता है। वहीं SF6 का उपयोग मैग्नीशियम उद्योग, टेनिस बॉल, जूते के सोल, ट्रक टायर इत्यादि में होता है। हरित गृह गैस अगर देखें जलवायु परिवर्तन में, ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी होती है? तो जलवाष्प की सर्वाधिक भूमिका होती है। अगर जलवाष्प को हटा दें तो सबसे ज़्यादा भूमिका कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड की क्षमता मीथेन से कम होती है या SF6 से कम होती है, लेकिन फिर भी CFC से भी कम होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इन सब से अधिक होने के कारण भूमिका कार्बन डाइऑक्साइड की इनकी तुलना में ज़्यादा होती है। इसीलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि पर चिंतित होते हैं और इसको कार्बन के उत्सर्जन को कम करने की बात करते हैं। ओजोन परत की बात करें तो समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन परत परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करती है। वैश्विक तापमान व ग्रीन हाउस, ध्यान रखिए कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। और ये परावैंगनिक किरणें जो खतरनाक किरणें होती हैं सूर्य की, उनसे हमारी रक्षा करती है। लेकिन वैश्विक तापमान व ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के चलते इसमें लगातार क्षरण हुआ है, जिसके कारण कि परावैंगनिक किरणों से हमारी जो रक्षा होती थी वो प्रभावित हुई है। और तमाम जो कैंसर जैसे रोग हैं, त्वचा कैंसर आदि, जो परावैंगनिक विकिरणों से खतरे हो सकते हैं, उनका खतरा और ज़्यादा बढ़ गया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये ओजोन संरक्षण से संबंधित प्रथम प्रोटोकॉल है जिसको अपनाया गया था 1987 में। हालांकि बड़ी विचित्र बात है कि जिन परावैंगनिक किरणों से ओजोन परत हमारी रक्षा करती है, उन ओजोन परतों का जो निर्माण होता है, ओजोन गैसों का निर्माण होता है, वो परावैंगनिक किरणों के कारण ही होता है। परावैंगनिक किरण ऑक्सीजन, देखिए आप प्रकृति में ऑक्सीजन के विभिन्न ऑक्सीजन गैस है, आपको पता है। तो जब परावैंगनिक किरण एक ऑक्सीजन के अणु से टकराती है तो इनको ऑक्सीजन स्वतंत्र कर देती है। ये ऑक्सीजन, स्वतंत्र ऑक्सीजन है, ये O2 से अभिक्रिया करके O3 का निर्माण करता है, अर्थात ओजोन गैस का निर्माण करता है। इस तरह से ओजोन लेयर का निर्माण होता है। तो ओजोन परत 20 से 30 किलोमीटर समताप मंडल में इनकी ऊंचाई है, यहाँ पर स्थित होती हैं। परावैंगनिक किरणों से हमारी बचाव करती हैं जो UV रेज होती हैं, विशेषकर B और C। त्वचा कैंसर, जीन उत्परिवर्तन, मोतियाबिंद का ये कारण होते हैं, परावैंगनिक किरणें होती हैं। और सोचिए इतनी गंभीर बीमारियों से हमारी रक्षा करती हैं ये। CFC और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आदि जो है ओजोन क्षरण के जो है मुख्य कारण होते हैं। CFC अर्थात जो फ्रिज आदि, रेफ्रिजरेटर,
परफ्यूम आदि से जो गैसें निकलती हैं और CFC गैसें ही होती हैं। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि 16 सितंबर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में अपनाया गया था। ओजोन के ऊपर छिद्र देखने का काम अंटार्कटिका के ऊपर जो कि देखा गया था ब्रिटिश टीम के द्वारा 1985 में सबसे पहले ओजोन छिद्र देखा गया था। ओजोन को मापने की इकाई जो है, ओजोन की मोटाई मापने की इकाई को डॉप्सन कहते हैं। डॉप्सन से मापा जाता है, डॉप्सन इकाई है ओजोन को मापने की। ओजोन छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर क्यों होता है? तो वायु परिसंचरण प्रणाली, क्लोरीन परिकल्पना, समताप मंडलीय मेघ परिकल्पना, सौर कलंक का प्रभाव, ध्रुवी वाताग्र, ये प्रमुख कारण हैं ओजोन छिद्र के अंटार्कटिका के ऊपर होने के। जो विभिन्न प्रदूषण होते हैं, जो प्रदूषित गैसें होती हैं, वो जो ठंडा बादल होता है उसमें जाकर चिपक जाती हैं। ठीक है, चिपक जाती हैं। ये चिपकने के कारण, इनकी मौजूदगी के कारण ओजोन परत को यहाँ पर काफ़ी क्या होता है, काफ़ी नुकसान होता है। ओजोन परत की समस्या से निपटने के लिए विभिन्न जो सम्मेलन हुए हैं, वियना सम्मेलन सबसे पहले हुआ था 1985 में ओजोन परत के संरक्षण संबंधित। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 1987 में हुआ था। हेलसिंकी सम्मेलन भी इससे संबंधित है 1989 में। लंदन सम्मेलन 1989 में। नॉनसेन पहल संरक्षण एजेंडा संबंधित है। किससे संबंधित है नॉनसेन पहल संरक्षण एजेंडा? तो ये पर्यावरणीय प्रवासियों के संरक्षण से संबंधित है। 2015 में ये एजेंडा प्रस्तुत किया गया था। प्रदूषण, अब हम पर्यावरण प्रदूषण की बात करेंगे। पर्यावरण में अवांछित पदार्थों के समाविष्ट हो जाने की प्रक्रिया जो जीवन के सम्मुख संकट उत्पन्न करती है क्या कहलाती है? प्रदूषण कहलाती है। पर्यावरणीय प्रदूषण के लिए उत्तरदायी अभिकर्ता क्या कहलाते हैं? प्रदूषक कहलाते हैं, जो प्रदूषण फैलाते हैं, जो संतुलन को बिगाड़ते हैं। प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक जो अपने मूल स्वरूप में पर्यावरण में विद्यमान है, जैसे प्लास्टिक हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। द्वितीयक प्रदूषण जो प्राथमिक प्रदूषकों के आपसी अंतःक्रिया के कारण निर्मित होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, H2SO4 आदि। एक बात ध्यान रखिएगा कि प्राथमिक प्रदूषकों की जो परिभाषा है, वो जो मूल स्रोत से निकलने वाले जो प्रदूषक होते हैं उनके अर्थ में भी की जाती है, और मूल प्रदूषकों से जो मूल जो स्रोत से प्रदूषक निकलते हैं वो मिलकर जो जिन प्रदूषकों का निर्माण करते हैं वो द्वितीय प्रदूषक कहलाते हैं। इस तरह से भी आप परिभाषा दे सकते हैं। वायु प्रदूषण की बात करें तो वायु प्रदूषण की स्थिति में वायुमंडल में ऐसे पदार्थ एकत्र हो जाते हैं जो मनुष्य और उसके पर्यावरण के लिए हानिकारक साबित होने लगते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लाई ऐश, धूल कण, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। ये सभी क्या हैं? वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। वायु प्रदूषण को मापने की इकाई यह है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। व माइक्रोग्राम, घन मीटर व मिलीग्राम प्रति लीटर में भी इसको मापा जाता है। जल प्रदूषण, जल के मूलभूत भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों में अवांछित पदार्थों के मिलने से उसके मूल गुण में परिवर्तन हो जाना ही जल प्रदूषण कहलाता है। जैसे कल कारखानों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ व जल घरेलू अपशिष्ट, समुद्र में तेल रिसाव, कृषि कार्यों में प्रयुक्त रसायन आदि, ये जल को प्रदूषित कर देते हैं। भूमिगत जल प्रदूषण भी आपको देखने को मिलता है, जो विभिन्न तत्वों के द्वारा, आर्सेनिक, फ्लोराइड जैसे तत्वों के द्वारा होता है। आर्सेनिक से प्रदूषित जो शहर हैं पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि। फ्लोराइड से सबसे ज़्यादा प्रभावित राजस्थान के प्रदेश हैं। मृदा प्रदूषण, मृदा के किसी ऐसे पदार्थ का मिल जाना मृदा में जो उसकी गुणवत्ता और उसकी उर्वरता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। उदाहरणतः प्लास्टिक या रासायनिक पदार्थ ये मिट्टी में मिलकर के मिट्टी की उर्वरता को प्रभावित करते हैं, मृदा प्रदूषित करते हैं। ध्वनि प्रदूषण, ऐसी ध्वनि जो सुनने में रुचिकर हो। आपने सुना होगा अभी हाल ही में एक बच्चा जो है वो डीजे की आवाज़ से उसकी दर्दनाक मृत्यु हो गई, मतलब हार्ट अटैक हो गया उसको। तो ध्वनि से भी काफ़ी खतरा होता है। तो ध्वनि जो सुनने में अरुचिकर हो, उदाहरण लाउड स्पीकर, हॉर्न, रेल, हवाई जहाज, जेट इंजन आदि। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। इसका है रोड के दोनों तरफ जो है वो जैसे मफलर आप कान के ऊपर बांधते हैं, इसी तरह ये मफलर की तरह वृक्षों को लगा देना जिससे ध्वनि प्रदूषण कट जाए, है ना, उस कम प्रभावित करे, जैसे अशोक के वृक्ष आदि। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित सुरक्षा ध्वनि सीमा जो है कितनी है? 45 डेसिबल होती है। विभिन्न स्रोतों से जो तीव्रता होती है ध्वनि की वो क्या क्या होती है? सामान्य बातचीत की 20 से 30 डेसिबल, उच्च आवाज़ में बातचीत की 60 डेसिबल, रेडियो संगीत की 50 से 60 डेसिबल, हवाई जहाज़ की
90 से 120 डेसिबल, जेट इंजन 148 डेसिबल तक उत्पन्न करता है या इससे अधिक। अंतरिक्ष यान 140 से 179 डेसिबल तक ध्वनि उत्पन्न करता है। इसके अलावा रेडियो सक्रिय प्रदूषण होते हैं, रेडियो धर्मी पदार्थों से जो उत्पन्न होते हैं। कुछ तत्वों के नाभिकीय विखंडन के कारण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा गामा किरणों का निष्कासन होता है, जिसे रेडियो सक्रिय प्रदूषण कहते हैं। जैसे एक्स किरणें, यूरेनियम खदानों से निकलने वाले जो प्रदूषण होते हैं, नाभिकीय परमाणु संयंत्र, थोरियम आदि। जो संबंधित घटनाएं हैं नाभिकीय प्रदूषण से, एक भोपाल गैस त्रासदी है, 1984 में भोपाल में हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनेट की इसमें भूमिका थी। दूसरा चेरनोबिल परमाणु आपदा था, 1986 में यूक्रेन में आया था। यूरेनियम के रिसाव से ये आपदा आई थी। विभिन्न प्रदूषक और उनसे संबंधित जो उनसे होने वाली बीमारियां हैं, पारा की वजह से मिनी माता रोग होता है, कैडमियम की वजह से इटाई, नाइट्रेट की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम, फ्लोराइड की वजह से स्केलटेल फ्लोरोसिस और आर्सेनिक की वजह से ब्लैक फुट नामक बीमारी हो जाती है। वायु प्रदूषक, उनके स्रोत कहाँ से वो निकलते हैं और प्रभाव क्या होता है। तो कार्बन के यौगिक अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये जीवाश्म ईंधन के दहन से, मोटर गाड़ी के धुएं से निकलते हैं। इनसे हरित गृह प्रभाव और श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सल्फर यौगिक SO2, H2S आदि ताप संयंत्र, रिफाइनरी, ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न होते हैं। अम्ल वर्षा, श्वसन संबंधी समस्या, पौधों में क्लोरोसिस नामक बीमारियां इनसे होती हैं। नाइट्रोजन के यौगिक, नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ताप संयंत्र, मोटर वाहन, वायुमंडलीय अपक्रिया से निकलते हैं। अम्ल वर्षा, पादपों की उत्पादकता में कमी, आंखों व फेफड़ों में जलन इनके कारण होता है। निलंबित कण, निर्माण कार्यों से, भाप शक्ति संयंत्रों से, मोटर वाहनों के चलने से उत्पन्न होते हैं। इससे दृश्यता में कमी, लाल रक्त कण के निर्माण में बाधा और कैंसर जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। हाइड्रोकार्बन जैसे बेंजीन, इथाइलिन हो गए, ये मोटर वाहन, पेट्रोलियम उद्योगों से ये निकलते हैं। कैंसर, श्वसन संबंधी समस्या, समय पूर्व पत्तियों व फलों का गिर जाना आदि समस्याएं इनसे पैदा होती हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, रेफ्रिजरेटर स्प्रे आदि से निकलता है। भूमंडलीय ऊष्मन, ओजोन संरक्षण इनके कारण उत्पन्न होते हैं। ओजोन, मोटर वाहन, ये ओजोन परत की बात नहीं है, ओजोन गैस की बात है जो कि मोटर वाहनों से निकलते हैं मुख्यतः। श्वसन संबंधी समस्याएं, पर्ण समूह को नुकसान इनकी वजह से पहुंचता है। सीसा, मोटर वाहनों, आपको पता है कि पहले ज़्यादातर सीसा का प्रयोग किया था, अभी थोड़ा कंट्रोल में हो रहा है। कैंसर, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इनसे प्रभावित होते हैं। रेशे, कपास, ऊन आदि, वस्त्र उद्योग, कालीन उद्योग से निकलते हैं। फेफड़ों पर इनका दुष्प्रभाव पड़ता है, नोज के थ्रू ये फेफड़े में चले जाते हैं, मुंह के थ्रू। एस्बेस्टस, खनन व निर्माण उद्योग से एस्बेस्टस निकलता है, श्वसन संबंधी समस्याएं और कैंसर उत्पन्न करता है। स्मॉग जो कि N2O, ऑक्सीजन और पैन, ठीक है, पैरा एसिटिल नाइट्रेट, इन तीनों से मिलकर बनते हैं। उद्योग और मोटर वाहनों से इनका निर्माण होता है, उद्योग और मोटर वाहन इनके स्रोत हैं। आंखों में जलन, श्वसन संबंधी समस्याएं इनसे उत्पन्न होती हैं। स्मॉग क्या है, जो कि कई प्रदूषकों से मिलकर बन रहा है, तो ये क्या है, द्वितीय प्रदूषक का उदाहरण है, कई बार पूछा गया। हानि व क्षति से संबंधी वारसा इंटरनेशनल मैकेनिज्म को कहाँ अंगीकृत किया गया था, तो ये COP19 2013 में अंगीकृत किया गया था, ठीक है। लॉस एंड जो डेफिसिट जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से संबंधित था। विकसित राष्ट्र ये उत्तरदायी हैं विकासशील देशों के प्रति जो वो नुकसान हुआ है अभी तक पर्यावरण को, ठीक है। पहली बार UNFCCC हेतु जेंडर एक्शन प्लान अंगीकृत किया गया था, कब, COP23 में। तो COP23 हालांकि इसका निर्णय COP21 में लिया गया था, लेकिन COP23 में जर्मनी में जो सम्मेलन हुआ था UNFCCC का, उसमें जेंडर एक्शन प्लान को अंगीकृत किया गया। अक्सर प्रयुक्त इंटरनेशनली ट्रांसफर मिटिगेशन आउटकम शब्द संबंधित है। ITMO किससे संबंधित है, तो ये कार्बन मार्केट से संबंधित है, याद रखिएगा। ओजोन सचिवालय कहाँ पर स्थित है, नैरोबी, UNEP हेडक्वार्टर में ही ओजोन सचिवालय स्थापित किया गया है, ध्यान रखिएगा, कहाँ, केन्या के नैरोबी में। इनमें से कौन सा ओजोन संरक्षण से संबंधित नहीं है, ऊपर हमने चर्चा किया, वियना कन्वेंशन तो है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, किगाली समझौता भी है। तालानोवा संवाद ये इससे संबंधित नहीं है। तालानोवा संवाद ये पेरिस सम्मेलन में जो NDC था, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस था, उससे संबंधित है तालानोवा संवाद 2018 में जो कि ये संवाद हुआ था। विभिन्न पर्यावरण जो संस्थान हैं उनसे संबंधित भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण कोलकाता में है, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण भी कोलकाता में है, भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून में है,
वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान देहरादून में है। लकड़ी विज्ञान और अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र चेन्नई और बेंगलुरु दोनों में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली में। जल प्रबंधन अभियांत्रिकी संस्थान नई दिल्ली में। केंद्रीय मृदा संरक्षण संस्थान नई दिल्ली में। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला में। वन उत्पादकता केंद्र रांची में। राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ में। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान इज्जतनगर बरेली में। केंद्रीय वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहट असम में। सामाजिक वानिकी एवं पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना केंद्र इलाहाबाद में। वानिकी अनुसंधान तथा मानव संसाधन विकास संस्थान छिंदवाड़ा में। उष्णकटिबंधीय संस्थान जबलपुर में है। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग में है। भारतीय प्राणी कल्याण संस्थान वल्लभगढ़ हरियाणा में है। सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर में है। खनन पर्यावरण केंद्र अहमदाबाद में है। उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान एवं अनुसंधान केंद्र तिरुवनंतपुरम में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी नागपुर में है। राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई में है। शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र हिमाचल प्रदेश में है। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकेडमी हैदराबाद में है। उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय सोलन हिमाचल प्रदेश में है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में है। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में है। भारतीय चावल शोध संस्थान कटक उड़ीसा में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस नागपुर में है। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान या विभाग नई दिल्ली में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी जोधपुर राजस्थान में है। नेशनल प्लांट्स जेनोमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में है। अंटार्कटिका में स्थापित शोध स्थल जो प्रमुख हैं भारत के दक्षिण गंगोत्री जो कि बंद हो गया, लेकिन मैत्री और भारती अभी काम कर रहे हैं। मैत्री और भारती तो ग्रीन इंडेक्स जारी किया जाता है किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा ग्रीन इंडेक्स जारी किया जाता है। विभिन्न पर्यावरण से जुड़े भारत में जो आंदोलन हैं उनसे देख लेते हैं। चिपको आंदोलन 1973 में, स्थान उत्तराखंड, मुखिया गौरा देवी थी। अन्य सदस्य चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बरगुड़ा आदि थे। शांत घाटी परियोजना 1978 में, कुथीपुजा नामक नदी जो केरल में है उस पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के विरोध में ये परियोजना चली थी। विरोध का कारण सरकार ने 1980 में मेनन कमेटी विरोध के कारण बनाई थी, ठीक है, जो कि विरोध का भी एक महत्वपूर्ण कारण था। विरोध के कारण जो है 1980 में मेनन कमेटी सरकार ने बनाई थी। टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में, यह बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। यह सेस्मिक फॉल्ट जोन के अंतर्गत आता है जिससे भूकंप की संभावना अधिक रहती है, इसीलिए इसका विरोध किया गया था। इसके विरोध में, टिहरी बांध परियोजना के विरोध में जो आंदोलन चला था उसके मुखिया सुंदरलाल बहुगुणा थे। जंगल बचाओ आंदोलन बिहार, झारखंड, उड़ीसा के सिंहभूम जिले में चला था 1980 में। प्राकृतिक साल वन एवं तथा टीक वन के कटाई के विरोध में। नवधान्य आंदोलन मुखिया वंदना शिवा ने इसको चलाया था 1984 में। मुख्य कार्य क्या था? जैव संगठन, विविधता संरक्षण तथा जैविक कृषि को बढ़ावा देना। 2000 में नवधान्य संगठन ने जन स्वराज आंदोलन चलाया जो जल के निजीकरण के विरुद्ध था तथा इन्होंने परंपरागत जल संग्रहण प्रणाली को भी प्रोत्साहित किया था। एपिको आंदोलन 1983 में पश्चिमी घाट की सुरक्षा के लिए चलाया गया था। इसका उद्देश्य वनों की सुरक्षा करना, वृक्षों को पुनः रोपित करना, वन संपत्ति को सुरक्षा आदि था। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में चला। नर्मदा नदी पर बनाए जाने वाले बांध के विरोध में। इस बांध का नाम सरदार सरोवर बांध है। मुखिया मेधा पाटेकर, बाबा आमटे, इनके नेतृत्व में आंदोलन चला था। वंदना शिवा पर्यावरण सुरक्षा में आधुनिक दृष्टिकोण इन्होंने अपनाया जिसका मुख्य कार्य कृषि तथा भोजन है। इनकी पुस्तक का नाम टुमारोज बायोडाइवर्सिटी है। यह बौद्धिक संपदा अधिकार, जैव विविधता, जैव तकनीकी, जैव नीति तथा जीनी अभियांत्रिकी पर, जेनेटिक इंजीनियरिंग पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो विभिन्न कार्यक्रम और सम्मेलन हुए हैं तो यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना 1972 में केन्या के नैरोबी में हुई। इसका जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में, वहीं पर इसकी स्थापना होती है 5 जून को, इसीलिए 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के रूप में ही मनाया जाता है।
इसके अंतर्गत सरकारी, असरकारी, निजी क्षेत्र और सिविल सोसाइटी सभी आते हैं। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना शांति व सुरक्षा के कार्य के लिए किया गया था। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी में। मैन एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोग्राम यूनेस्को द्वारा 1970 में चलाया गया। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये कहाँ पर मुख्यालय है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। शुभंकर क्या है? जॉइंट पांडा है। रामसर सम्मेलन, यह सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को ईरान रामसर शहर में आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन, यह सम्मेलन जून 1972 को स्टॉकहोम में हुआ था। इसका उद्देश्य पर्यावरण सुरक्षा था। मानव पर्यावरण पर यह प्रथम सम्मेलन था, वैश्विक सम्मेलन था। यहीं पे 5 जून को स्टॉकहोम सम्मेलन में ही UNEP की स्थापना हुई थी। इसीलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में भी घोषित किया गया था। पृथ्वी सम्मेलन UNCED, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यह सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क वर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज लाया गया था। इसके अलावा 2 और कन्वेंशन UNCCD और CBD ये भी लाए गए थे, एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए और एक कम्बैट डिजर्टिफिकेशन के लिए कन्वेंशन लाया गया था। अगर पूछा जाए UNFCCC ये कब से प्रभावी हुआ, तो मार्च 1994 से आ सकता है। और इसका पहला सम्मेलन COP1, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का सम्मेलन होता है, पहला सम्मेलन कब हुआ था UNFCCC का? तो 1995 में हुआ था, बर्लिन, जर्मनी में। ठीक है। इसी का सम्मेलन 1997 में हुआ था जापान के क्योटो में, जहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल, ये COP3 था, जहाँ पे COP3 UNFCCC का COP3 था क्योटो में, जापान में, जहाँ क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया था, जो कि विकासशील देशों के लिए नहीं था, विकसित देशों। इसको क्योटो प्रोटोकॉल में Annex 1 और Annex 2 2 भागों में बांटा गया था देशों को। Annex 1 में जो बड़े औद्योगिक देश हैं वो आते थे, उन पर ही नियंत्रण लगाया गया था। इसमें Annex 2 के देशों के लिए कोई विशेष जो लक्ष्य थे निर्धारित नहीं किए गए थे, आरोपित नहीं किए गए थे। क्योटो प्रोटोकॉल की सीमा 2020 में समाप्त हो रही है। उसके बाद 2021 से पेरिस जो समझौता हुआ था वो लागू हो जाएगा। और पूछा जाए क्योटो प्रोटोकॉल कब से प्रभावी है, तो यह 16 जनवरी 2005 से प्रभावी है। ठीक, 16 जनवरी 2005 से प्रभावी है। इसको पहली प्रतिबद्धता और दूसरी प्रतिबद्धता 2 चरण में लागू किया गया। पहली प्रतिबद्धता का चरण 2008 से 2012 तक था, जिसमें 6 ग्रीन हाउस गैसों में 1990 के स्तर से 5.2% की कमी लाना था। द्वितीय जो प्रतिबद्धता थी 2013 से 2020 तक है। ये 6 ग्रीन हाउस जो गैसें हैं कौन कौन सी हैं, तो ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योटो प्रोटोकॉल की बात हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 अर्थात मीथेन, N2O, SF6, HFCs हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स और PFCs परफ्लोरोकार्बन्स, ये 6 जो है ग्रीन हाउस गैसों पर नियंत्रण के लिए क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था इसी में एजेंडा 21 लाया गया था। एजेंडा 21 किससे संबंधित है, पूछा जा सकता है। बेसल सम्मेलन, बेसल कॉन्फ्रेंस, यह 22 मार्च 1989 में बेसल में हुआ था। 1992 से यह प्रभावी है। विषाक्त पदार्थों को पार सीमाओं से ले जाने की स्वीकृति इसके अंतर्गत नहीं दी जाती है, अर्थात विषाक्त पदार्थों के पार सीमा आवागमन पर नियंत्रण के लिए बेसल सम्मेलन है। इसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य तथा वातावरण को भिन्न हानिकारक पदार्थों से बचाना है। रॉटरडैम सम्मेलन किससे संबंधित है, तो यह सम्मेलन 24 फरवरी 2004 को लाया गया था। इसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण के लिए राष्ट्र आपस में मिलकर साझी जिम्मेदारी लेंगे। हानिकारक रसायनों को ले जाना राष्ट्रों की साझेदारी पर निर्भर होगा, ध्यान रखिएगा। तो हानिकारक रसायनों पर यह नियंत्रण लगाता है रॉटरडैम सम्मेलन। CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसकी चर्चा हमने कर ली। IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज, आपको बताया हमने कि 2 संस्थाओं ने मिलकर के IPCC की स्थापना की है। किसने, विश्व मौसम विज्ञान संगठन और UNEP ने मिलकर के 1988 में इसकी स्थापना की थी IPCC की। इसका काम क्या है, वैज्ञानिक आकलन करना,
पर्यावरण समस्या की जानकारी प्राप्त करना, जलवायु परिवर्तन के सामाजिक आर्थिक आयामों की चर्चा करना। वर्ल्ड समिट जोहान्सबर्ग कॉन्फ्रेंस समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 में सितंबर में आयोजित हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन तथा सतत जीवन यापन, वित्तीय संसाधन जनित करना, तकनीकियों का स्थानांतरण, उत्पादन उपयोग के तरीके बदलना। पोप स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूशन, तो स्टॉकहोम में ये सम्मेलन हुआ था। इसका उद्देश्य प्रकृति में मानव द्वारा जनित होने वाले कार्बनिक प्रदूषण को कम करना है। पीओपी यह वह रासायनिक पदार्थ है जो वातावरण में खाद्य जालों के द्वारा जीवों में संग्रहित होता है, जो मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालता है। तो पीओपी के लिए कौन सा सम्मेलन था? स्टॉकहोम सम्मेलन था। ठीक है। साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीस, ये WWF की मदद से कार्य करता है। उन जीवों के व्यापार को नियंत्रित करता है जो आज विलुप्तता के कगार पे हैं। यहाँ 3 परिशिष्ट हैं जिनमें विभिन्न जीवों को रखा गया है: अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2 और अपेंडिक्स 3। अपेंडिक्स 1 में जीवों का वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा। इसमें चीता, हाथी, हिमालयन भूरा भालू आदि को रखा गया है। अपेंडिक्स 2 में वो जीव हैं जिनका वाणिज्यिक उद्देश्य से व्यापार होगा किंतु कठोर नियंत्रण में, जैसे हिप्पोपोटामस का। अपेंडिक्स 3 में कोई राष्ट्र अन्य राष्ट्र के साथ मिलकर जीव को बचाने के लिए मिलजुल कर कार्य करेंगे, जैसे वालरस। तो ये अपेंडिक्स 3 में ऐसे जीवों को रखा गया है। कंजर्विंग माइग्रेटरी स्पीसीज, ये किससे संबंधित है? तो ये प्रवासी पक्षियों से संबंधित है। ओनली आएगा तो कर दीजिएगा, ठीक है। ओनली प्रवासी जो आपके बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, उनसे संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल, जिसकी हमने अभी चर्चा की, इससे अंतर्गत यह निर्णय हुआ था कि 2008 से 2012 तक 1990 के स्तर का 5.2% हरित गृह गैसों को कम कर दिया जाएगा, किंतु भारत व चीन इससे मुक्त रहेंगे, अर्थात जो Annex 2 के देश हैं इससे मुक्त रहेंगे। तो कोप 3 में हुआ था ये, इसके बारे में चर्चा हम कर ही चुके हैं। कोप से संबंधित जो विभिन्न हैं, कोप 8 ध्यान रखिएगा 2002 में नई दिल्ली भारत में हुआ था। कोप 11 मॉन्ट्रियल में हुआ था 2005 में। कोप 13 2007 में हुआ था, बाली सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ था, जिसमें बाली रोड मैप को अपनाया गया था। बाली रोड मैप के तहत ही UNFCCC के तहत राष्ट्रों को Annex 1 व नॉन Annex 1 या Annex 2 में रखा गया था। Annex 1 में विकसित राष्ट्र होते हैं जैसे USA, जर्मनी आदि। नॉन Annex 1 में विकासशील राष्ट्र होते हैं जैसे भारत, चीन। इस रोड मैप के तहत 3 प्रावधान लाए गए थे। पहला, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। Annex 1 के राष्ट्रों पर बाध्यता आरोपित की गई कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। तो ध्यान रखिएगा बाली रोड मैप में ही ये तीनों लाए गए थे। तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, नॉन Annex 1 के राष्ट्र मिलजुल कर विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं को लाने का प्रयास करेंगे, किंतु इन राष्ट्रों पर कोई बाध्यता नहीं रहेगी। इसी बात का विरोध विकसित राष्ट्र कर रहे थे। इसी वजह से क्योटो प्रोटोकॉल लागू नहीं हो पाया सही ढंग से। अपवाद, भारत ने क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म को अपनाया है। इसके तहत भारत ने क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म को अपनाया है। कार्बन व्यापार, UNFCCC के अंतर्गत प्रत्येक राष्ट्र को कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए एक निश्चित कोटा दिया जाता है। विकासशील राष्ट्र भारत व ब्राजील आदि यदि अपने कोटा से अधिक उत्सर्जन को कम करते हैं तो उसे कार्बन साख के रूप में जमा कर सकते हैं। उन्हें यह विकासशील राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के साथ कार्बन व्यापार के अंतर्गत क्रय विक्रय कर सकते हैं। कार्बन व्यापार निर्धारण के जो सूचकांक हैं, मुख्य नोरोपोल, पावर नेक्स्ट एटसेट्रा, ये कार्बन व्यापार के निर्धारित करने वाले सूचकांक हैं। विभिन्न पर्यावरणीय वैश्विक संस्थाएं जो हैं, वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर 1962 में ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। व गोडा लंबिंग में इंग्लैंड में भी इसका एक कार्यालय है। वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर 1983 में स्थापित हुआ, कैम्ब्रिज में मुख्यालय है। ग्रीन पीस 1971 में एम्स्टर्डम में। फ्रेंड्स ऑफ अर्थ 1871 में एम्स्टर्डम में। IUCN 1948 मार्ग स्विट्जरलैंड में। कैंपेन फॉर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट 1958 लंदन में। वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF के ट्रस्टी के रूप में कौन कार्य करता है? तो विश्व बैंक इसके ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है। GEF की स्थापना 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में हुई थी। CBD UNFCCC POPs स्टॉकहोम में जो सम्मेलन हुआ था। UNCCD व मीनामाता कन्वेंशन के लिए वित्तीय तंत्र के रूप में GEF काम करता है। ग्रीन डील नामक पहल प्रारंभ की है किसने? ग्रीन डील नामक पहल ये यूरोपीय संघ की पहल है, ध्यान रखिएगा। इसमें 2050 तक जलवायु तटस्थता की स्थिति प्राप्त करने का लक्ष्य है। अ रेस वी कैन विन, अ रेस वी मस्ट विन थीम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है
जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन से, अ रेस वी कैन विन, अ रेस विन वी मस्ट विन। तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन पेरिस समझौते में तेजी लाने के लिए अ रेस वी कैन विन, अ रेस वी मस्ट विन नामक थीम पर आधारित कार्यक्रम चलाया गया है। विश्व भर में विभिन्न जो घास के मैदान हैं, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय, इनके बारे में पूछता है। तो दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील में कंपास, उत्तरी क्षेत्र अफ्रीका में या अफ्रीका में पार्कलैंड, अमेजन बेसिन में सिल्वास, पूर्वी अफ्रीका सूडान में सवाना, वेनेजुएला में लानोस कहा जाता है उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को। वहीं शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान अर्जेंटीना और उरुग्वे में पंपास, उत्तरी अमेरिका और कनाडा में प्रेरी, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, यूरेशिया में स्टेपीज, न्यूजीलैंड में कैंटरबेरी और हंगरी में पुष्टाज कहे जाते हैं। विभिन्न जीवों के प्राकृतिक जो आदर्श प्राकृतिक निवास हैं भारत में, साइबेरियन सारस का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। पक्षियों का स्वर किसे कहा जाता है? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को, राजस्थान। एशियाई सिंहों का घर गिर अभ्यारण्य को कहा जाता है, गुजरात में है। एशियाई बबर शेर कहाँ पाए जाते हैं? गिर अभ्यारण्य, गुजरात में। हिम तेंदुआ पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश पाया जाता है। हिम भालू पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। सिंह पुच्छ बंदर कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। दुर्लभ सफेद बाघ नंदनकानन उड़ीसा में। हांगुल मृग दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में। कस्तूरी मृग बद्रीनाथ अभ्यारण्य उत्तराखंड में। ओलियोरिडले कछुआ भितरकनिका अभ्यारण्य उड़ीसा में। एक सींग वाले गैंडा काजीरंगा उद्यान असम में। संगाय हिरण केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में। जंगली गधों का अभ्यारण्य जंगली गधा अभ्यारण्य गुजरात में। लवण जल मगर भितरकनिका अभ्यारण्य उड़ीसा में। महान भारतीय सारंग मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। चिंकारा मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। नीलगिरी की मेघ बकरियां इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क केरल में। हुलूक गिब्बन पूर्वोत्तर भारत असम में। पेलिकन व समुद्री पक्षी के लिए केला मेरू पक्षी अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश का, ये इनके निवास के योग्य स्थान है, प्राकृतिक स्थान। पशु विविधता गंभीर संकटग्रस्त प्रजातियां जो हैं कहाँ पर पाई जाती हैं? तो पिग्मी हॉट असम में। अंडमानी श्वेत दंत छछूंदर और कांटेदार छछूंदर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। विभिन्न पक्षी जो इंडेंजर्ड हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मध्य एवं पश्चिमी भारत में। श्वेत उदर बगुला बांग्लादेश, बर्मा, नेपाल, भूटान, हिमालय के गिरपति क्षेत्र में। साइबेरियन सारस प्रवासी पक्षी है, यूराल व ओब नदी का क्षेत्र में। लाल सिरगिद्ध भारत के उत्तरी क्षेत्र में सीमित हैं यहाँ पर। गुलाबी सिर बतख गंगा मैदान बांग्लादेश अराकान क्षेत्र में। सरीसृप विभिन्न जो स्थान पाए जाते हैं, उत्तरी नदी कछुआ पश्चिम बंगाल व उड़ीसा भारत में। बांग्लादेश, इंडोनेशिया, कंबोडिया, मलेशिया। घड़ियाल गंगा की सहायक नदियों में। चंबल अभ्यारण्य बांग्लादेश, उड़ीसा आदि में। हाक्सविल कछुआ अंडमान व निकोबार, तमिलनाडु, उड़ीसा। लगभग संपूर्ण विश्व में हालांकि ये पाए जाते हैं, भारत में यहाँ तीनों जगह। सिसपारा गेको, सिसपारा नीलगिरी, कवासाई आदि। मछलियाँ क्रकच मत्स्य हिंद प्रशांत महासागर के दक्षिण में, भारत के अरब सागर और बंगाली खाड़ी में। पांडिचेरी शार्क हिंद प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में। स्तनधारी विभिन्न जो हैं, एशियाई काला भालू हिमालय क्षेत्र में, मुख्यतः कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, जापान, ताइवान व पूर्वी रूस में। एशियाई हाथी दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम में भारत से पूर्व में ब्रुनेई तक। बंगाल टाइगर भारतीय उपमहाद्वीप में, सुंदरबन। ब्लू व्हेल सागरी पारतंत्र में ब्लू व्हेल पाए जाते हैं। बारहसिंगा भारतीय उपमहाद्वीप में हिरण की प्रजाति है एक। विभिन्न पर्यावरण के दिवस जो हैं, थीम नहीं याद रखिए, थीम इनके चेंज हो चुके हैं, वो थीम हम करंट अफेयर्स में आपको बताएंगे। 2 फरवरी को आधभूमि दिवस, 3 मार्च को विश्व वन जीव दिवस, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस, 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, 5 जून को पर्यावरण दिवस, 8 जून को अंतर्राष्ट्रीय महासागर दिवस, 29 जुलाई को टाइगर दिवस, 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस, 19 अगस्त को विश्व मानवीय दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, 17 सितंबर को स्वच्छता दिवस, 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व परिवेश दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस, 26 नवंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। प्रत्येक महीने का अंतिम सप्ताह राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस सिएरा लियोन में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, किस देश में प्रत्येक महीने का अंतिम सप्ताह राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है? तो सिएरा लियोन में।
पर्माकल्चर क्या होता है? प्रकृति में उपयोग में लाई जाने वाली वे सारी आवश्यकताएं जिनके द्वारा विभिन्न प्रकार से किसी पारिस्थितिक तंत्र को मदद मिलती है, किंतु इनका किसी भी तरह का दुष्प्रभाव पर्यावरण पर नहीं पड़ता है, पर्माकल्चर कहलाते हैं। जेनाबायोटिक्स प्रकृति में पाए जाने वाले प्राकृतिक स्रोतों से जब व्यक्ति किसी ऐसे संश्लेषित पदार्थ का निर्माण करता है जो मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है, जेनोबायोटिक्स कहलाता है। जैसे प्लास्टिक, रासायनिक कीटनाशक आदि। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन मानव द्वारा पर्यावरण संसाधनों के उपयोग एवं दोहन से तथा कुछ संबंधित नीतियों से पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव का मूल्यांकन ही पर्यावरण प्रभाव आकलन कहलाता है। भारत में इसकी शुरुआत 1976-77 में नदी घाटी परियोजना से हुई। कोई परियोजना लगाने से पहले ये देखा जाता है कि इससे पर्यावरण को कितना लाभ कितना नुकसान होगा, उसके आधार पर इसको मंजूरी दी जाती है। तो किसी भी प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के लिए सबसे पहले पर्यावरणीय प्रभाव आकलन किया जाता है। समन्वित प्रबंधन प्रणाली यह कृषि की वह पद्धति है जहां सारी विधियों को एक साथ लेकर प्रयोग किया जाता है एवं रसायनों के प्रयोग को कम से कम करने की कोशिश की जाती है। सतत विकास ऐसा विकास जिसमें भविष्य की पीढ़ियों के संबंध में दीर्घकालिक आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय लाभ संलग्न हो। अर्थात हम विकास तो करें लेकिन इस तरह से न करें कि भविष्य की पीढ़ी उससे विकास के मार्ग से वंचित रह जाए। कार्बन प्रतिछापन, कार्बन फुटप्रिंट, यह प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से मानव द्वारा जनित हरित गृह गैस के मापन की एक प्रणाली है। इसके अंतर्गत कार्बन उत्सर्जन की दर को मापा जाता है। कार्बन अधिग्रहण, मनुष्यों द्वारा जनित कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से कम करना कार्बन अधिग्रहण कहलाता है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहलाता है। एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय न्यायिक हरित न्यायाधिकरण की स्थापना 2010 में नई दिल्ली में हुई। इसकी 4 शाखाएं हैं, भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में। भारत एनजीटी की स्थापना करने वाला तीसरा देश है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में, दूसरे न्यूजीलैंड में, तीसरा देश भारत था इसकी स्थापना करने वाला। आपको पता है हाल ही में COP26 कहाँ पर आयोजित हुआ? ग्लासगो में। COP27 कहाँ आयोजित होगा? शर्म अल शेख, मिस्र में। और COP28 कहाँ पर ये होगा? COP28 तो ये अबू धाबी में होगा, संयुक्त अरब अमीरात में, 2023 में। लेकिन 2022 में कहाँ होगा COP27? शर्म अल शेख, मिस्र में। तो संयुक्त अरब अमीरात ने वर्ष 2023 में अबू धाबी में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन के COP28 की मेजबानी करने की पेशकश की घोषणा की है। इसको मेजबानी मिल भी गई है। COP26 को वर्ष 2020 में स्थगित कर दिया गया था, जो नवंबर 2021 में ग्लासगो में हुआ था। ध्यान रखिएगा, कहाँ हुआ था? ग्लासगो में। यूएनएफसीसी के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली। 21 मार्च 1994 से ये लागू हुआ था। 197 देशों द्वारा इसकी पुष्टि की गई। यह वर्ष 2015 के पेरिस समझौते की मूल संधि है, ध्यान रखिएगा। यूएनएफसीसी वर्ष 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल की भी मूल संधि है। यूएनएफसीसी सचिवालय संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई है जो जलवायु परिवर्तन के खतरे पर वैश्विक प्रतिक्रिया का समर्थन करती है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो यूएनएफसीसी और अन्य कन्वेंशंस की अलग अलग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है। ये जो COP26, COP27, COP28 की बात कर रहे थे, ये यूएनएफसीसी के COP की बात कर रहे थे। इसके अलावा यूएनसीसीडी का जो COP होता है वह प्रति 2 वर्ष में होता है, जिसका 14वां COP जो हुआ था वो ग्रेटर नोएडा में हुआ था, भारत में। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या है? यूएनएफसीसी का सम्मेलन का सर्वोच्च निकाय है। प्रत्येक वर्ष COP की बैठक संपन्न होती है। COP की पहली बैठक मार्च 1995 में जर्मनी के बर्लिन में आयोजित की गई थी। यदि कोई पार्टी सत्र की मेजबानी करने की पेशकश नहीं करती है तो COP का आयोजन बॉन, जर्मनी में किया जाता है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। COP अध्यक्ष का कार्यालय सामान्यतः 5 संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय समूह के मध्य निर्धारित किया जाता है, जिनमें अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन, मध्य और पूर्वी यूरोप तथा पश्चिमी यूरोप शामिल हैं। COP का अध्यक्ष आमतौर पर अपने देश का पर्यावरण मंत्री होता है, जिसे COP सत्र के उद्घाटन के तुरंत बाद चुना जाता है। महत्वपूर्ण परिणामों के साथ COPs, तो वर्ष 1995 में COP1 हुआ था, पहली बैठक हुई थी बर्लिन, जर्मनी में। वर्ष 1997 में COP3 क्योटो प्रोटोकॉल इसी से संबंधित है। वर्ष 2002 में COP8 हुआ था, नई दिल्ली, भारत में हुआ था, दिल्ली घोषणा को अपनाया गया था यहाँ पे। वर्ष 2007 में COP13 बाली, इंडोनेशिया हुआ था। यहीं पर बाली रोड मैप, जिसमें NX1 और नॉन NX1 ग्रुप में बांटा गया था देशों को। वर्ष 2010 COP16 हो गया कानकुन में। कानकुन सम्मेलन किससे संबंधित है? कई बार आ चुका है, ध्यान रखिएगा। वर्ष 2011 में डरबन में COP17 हुआ था। सरकारें 2015 से 2020 से आगे की अवधि के लिए एक नए सार्वभौमिक जलवायु परिवर्तन समझौते के लिए प्रतिबद्ध हैं।
इसी के परिणाम के स्वरूप 2015 का पेरिस समझौता हुआ था। वर्ष 2015 में कोप 21 बहुत महत्वपूर्ण है, पेरिस में हुआ था। वैश्विक तापमान को पूर्व औद्योगिक समय से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना तथा और अधिक सीमित अर्थात 1.5 डिग्री सेल्सियस तक करने का प्रयास करना इसका लक्ष्य था। इसके लिए अमीर देशों को वर्ष 2020 के बाद भी सालाना $100 अरब की फंडिंग प्रतिज्ञा बनाए रखने की आवश्यकता है, ऐसा कहा गया। यही वो सम्मेलन था जहां पे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की घोषणा हुई थी, स्थापना हुई थी। वर्ष 2016 कोप 22 मराकेश में हुआ था। पेरिस समझौते की नियम पुस्तिका लिखने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया गया। जलवायु कार्रवाई के लिए मराकेश साझेदारी की शुरुआत की गई। कोप 23 बान जर्मनी हुआ था, ये 2017 में। देशों द्वारा इस बारे में बातचीत करना जारी रखा गया कि समझौता 2020 से कैसे कार्य करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इस वर्ष की शुरुआत में पेरिस समझौते से हटने के अपने इरादे की घोषणा की थी, ध्यान रखिएगा। बाद में जो बाइडेन आए तो फिर से पेरिस सम्मेलन में शामिल हो गए। यह एक छोटे द्वीपीय विकासशील राज्य द्वारा आयोजित किया जाने वाला पहला कोप था जिसमें फिजी ने राष्ट्रपति पद संभाला था, अध्यक्ष पद संभाला। तो ये फिजी ने अध्यक्षता की थी, ध्यान रखिएगा, लेकिन सम्मेलन हुआ था बान जर्मनी में। वर्ष 2018 कोप 24 कोटोवाइस पोलैंड में हुआ था। इसके तहत वर्ष 2015 के पेरिस समझौते को लागू करने के लिए एक नियम पुस्तिका को अंतिम रूप दिया गया था। ठीक है, नियम पुस्तिका में जलवायु वित्त पोषण सुविधाएं और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDCs के अनुसार की जाने वाली कार्रवाई शामिल हैं। वर्ष 2019 में कोप 25 हुआ मैड्रिड, स्पेन में। इसे मैड्रिड में आयोजित किया जाना था। इस दौरान बढ़ती जलवायु तात्कालिकता के संबंध में कोई ठोस योजना मौजूद नहीं थी, इसलिए ये असफल एक प्रकार से सम्मेलन रहा। कोप 26 जो कि ग्लासगो में आयोजित हुआ, करंट अफेयर्स के तहत उसमें देखेंगे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे 2070 तक भारत का कार्बन न्यूट्रल अपने आप को बनाना। इसके अलावा महाराष्ट्र का अलग से 2050 तक करने की घोषणा करना, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको हम देखेंगे। भारत में विश्व धरोहर स्थलों की बात करें तो हाल ही में यूनेस्को ने गुजरात के धोलावीरा शहर को भारत के 40वें शहर धरोहर स्थल के रूप में और रामप्पा मंदिर को भारत के 39वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया। भारत के अलावा इटली, स्पेन, जर्मनी, चीन और फ्रांस में 40 या अधिक विश्व धरोहर स्थल हैं। ध्यान रखिएगा, भारत के अलावा कहाँ? इटली, स्पेन, जर्मनी, जापान और फ्रांस में केवल यहीं पर 40 या अधिक विश्व धरोहर स्थल हैं। भारत में कुल मिलाकर 40 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित स्थल शामिल हैं। भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल धौलावीरा है। यह प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाली भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है। इसकी खोज वर्ष 1968 में पुरातत्वविद जगतपति जोशी द्वारा की गई थी। धौलावीरा का प्राचीन शहर गुजरात राज्य के कच्छ जिले में एक पुरातात्विक स्थल है, जो ईसा पूर्व 3वीं से 2वीं सहस्त्राब्दी तक का है। धौलावीरा कर्क रेखा पर स्थित है। यह कच्छ के महान रन में कच्छ रेगिस्तान वन्यजीव अभयारण्य में खादिर बेट द्वीप पर स्थित है। भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल रामप्पा मंदिर, तेलंगाना के मुलुगु जिले में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रामप्पा मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, प्रताप रुद्रेश्वर मंदिर भी कहते हैं, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। रुद्रेश्वर मंदिर का निर्माण 1213 ईस्वी में काकतीय साम्राज्य के शासनकाल में काकतीय राजा गणपति देव के एक सेनापति रेचारला रुद्र ने कराया था। यहाँ के स्थापित देवता रामलिंगेश्वर स्वामी हैं। 40 वर्षों तक मंदिर निर्माण करने वाले एक मूर्तिकार के नाम पर इसे रामप्पा मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। भारत के जो मौजूदा 40 विश्व धरोहर स्थल हैं, उनमें 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक, 1 मिश्रित स्थल शामिल हैं। इनको आप लोग देख सकते हैं। शुरुआत से आगरा का किला, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, ताजमहल, महाबलीपुरम के स्मारक, सूर्य मंदिर, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, गोवा के चर्च, फतेहपुर सीकरी, हम्पी के स्मारक, खजुराहो के मंदिर, एलिफेंटा की गुफाएं, महानचोल मंदिर, पट्टाकल के स्मारक, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान व फूलों की घाटी, सांची का स्तूप, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, भारत के पर्वतीय रेलवे, दार्जिलिंग, नीलगिरी, शिमला आदि, महाबोधि मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं, चंपानेर, पावागढ़ पार्क, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स, लाल किला, जंतर मंतर, पश्चिमी घाट, राजस्थान के पहाड़ी किले, रानी की वाव, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, नालंदा, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ली कार्बूसियर के स्थापत्य कार्य, अहमदाबाद, विक्टोरियन गोथिक आर्ट डेको, जयपुर, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, धौलावीरा। विश्व धरोहर स्थल की बात करें तो यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध विशेष सांस्कृतिक या भौतिक महत्व के कारण स्थलों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है।
विश्व धरोहर स्थलों की सूची को विश्व धरोहर कार्यक्रम द्वारा तैयार किया जाता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति द्वारा इस कार्यक्रम को प्रशासित किया जाता है। यूनेस्को विश्व भर में सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर की पहचान, संरक्षण और सुरक्षा को प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है। यूनेस्को द्वारा वर्ष 1972 में अपनाई गई विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण से संबंधित कन्वेंशन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संधि में यह सन्निहित है। रामसर स्थल क्या है? तो रामसर समझौता वेटलैंड्स के संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ईरान के शहर रामसर में 2 फरवरी 1971 को इस अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, इसलिए इसे रामसर अभिसमय या रामसर समझौता के नाम से जाना जाता है। यह समझौता 21 दिसंबर 1975 से प्रभाव में आया। भारत में रामसर संधि पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए थे, अर्थात भारत 1982 में शामिल हुआ। इसमें प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को इसी की याद में विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार 1997 में मनाया गया था। भारत में अब तक कुल 49 स्थानों पर को रामसर सूची में शामिल किया गया है। भारत का 49वां रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है। आर्द्रभूमि क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां जमीन पानी से ढकी होती है। तालाब, झील, नदी का डेल्टा, दलदली भूमि और समुद्र का किनारा आदि जगहों को आर्द्रभूमि क्षेत्र कहते हैं। रामसर सम्मेलन में जो परिभाषा है आर्द्रभूमियों की, दलदल, पंकभूमि, पीठभूमि या पानी के क्षेत्र, चाहे प्राकृतिक या कृत्रिम, स्थायी या अस्थायी, पानी के साथ चाहे स्थैतिक हो या बहता हो, ताज़ा, खारा या नमकीन हो। इसमें समुद्री पानी के क्षेत्र भी शामिल हैं, जिसमें कम ज्वार पर गहराई 6 मीटर से अधिक न हो, ऐसे क्षेत्र आर्द्रभूमि कहलाते हैं। भारत में आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए वर्ष 2012-13 में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम लागू किया गया था। भारत में जो 49 हैं उनकी सूची देख लीजिए। चिल्का झील उड़ीसा में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, लोकटक झील मणिपुर में, बुलर झील जम्मू कश्मीर में, हरिके झील पंजाब में, सांबर झील राजस्थान में, कंजली झील पंजाब में, रोपड़ वेटलैंड पंजाब में, कोलेरो झील आंध्र प्रदेश में, दीपोर बील असम में, पोंग बांध झील हिमाचल प्रदेश में, सो मोरिरी झील लद्दाख में, अष्टमुदी झील केरल में, सस्थम कोट्टा झील केरल में, वेमनाड कोल आर्द्रभूमि केरल में, भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश में, भितरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा में, पॉइंट क्लिमरे वन्यजीव अभ्यारण्य और पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में, पूर्व कोलकाता आर्द्रभूमि पश्चिम बंगाल में, चंदेरटल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में, रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में, होकेरा वेटलैंड या होकेरसर वेटलैंड जम्मू कश्मीर में, सुरिनसर और मानसर झील जम्मू और कश्मीर में, रुद्रसागर झील त्रिपुरा में, ऊपरी गंगा नदी उत्तर प्रदेश में, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में, सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र पश्चिम बंगाल, नंदुर मध्यमेश्वर महाराष्ट्र में, पहला भी था यहाँ का, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में, केशवपुर मियानी में कम्युनिटी रिजर्व पंजाब में, व्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब में, नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य पंजाब में, सांडी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में, समन पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में, पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में, सरसई नावर झील उत्तर प्रदेश में, आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड में, काबरताल बिहार में, लेनार झील या लुनार झील पर महाराष्ट्र में, सुर सरोवर झील या कीथम झील उत्तर प्रदेश में, सोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र लद्दाख में, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा, थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में, बाधवाना आर्द्रभूमि क्षेत्र गुजरात में, हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश में, खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में। 2 को 2022 में मिला, खिजड़िया और बखीरा में। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन वेटलैंड भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। यह लगभग 4230 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। हिमाचल प्रदेश में स्थित रेणुका वेटलैंड क्षेत्र भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। यह लगभग 0.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत में सबसे ज़्यादा 10 रामसर स्थल कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश राज्य में। विश्व में लगभग 2400 रामसर स्थल घोषित किए जा चुके हैं अभी तक। अक्टूबर 1981 में भारत के 2 स्थलों को सबसे पहले रामसर स्थल घोषित किया गया था, उड़ीसा में स्थित चिल्का झील और राजस्थान में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। विश्व का पहला रामसर स्थल 1974 में ऑस्ट्रेलिया में स्थित कोबोर प्रायद्वीप को घोषित किया गया था, विश्व का पहला। भारत का 47वां रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित हैदरपुर वेटलैंड है। 48वां खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य गुजरात का है और 49वां बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का है। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड भी इसी से संबंधित है। रामसर अभिसमय के तहत मॉन्टेक्स रिकॉर्ड अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की सूची में आर्द्रभूमि स्थलों का एक रजिस्टर है। इसमें मानवीय हस्तक्षेप व प्रदूषण के कारण पारिस्थितिक रूप से संकटापन्न आर्द्रभूमियों को शामिल किया जाता है। इसे रामसर सूची के भाग के रूप में बरकरार रखा जाता है। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड की स्थापना कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज 1990 की सिफारिशों के तहत की गई थी।
मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में किसी भी स्थल को केवल संबंधित अनुबंधित पक्षकारों की सहमति से जोड़ा और हटाया जा सकता है। वर्तमान में मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में 2 भारतीय स्थल लोकटक झील मणिपुर और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान है। एक बार चिल्का झील उड़ीसा को इस सूची में स्थान दिया गया था, परंतु आगे चलकर इसे वहां से हटा दिया। टाइगर रिजर्व की बात करें तो वर्तमान में देश में कुल 53 टाइगर रिजर्व हैं। सरकार ने जनवरी 2022 में इस वर्ष 5 नए बाघ अभ्यारण्यों को मंजूरी देने की घोषणा की है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा टाइगर रिजर्व पेंच है, महाराष्ट्र वाला। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व नामदफा अरुणाचल प्रदेश है। देश में कुल 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। देश के सबसे नवीनतम 52वां जो है टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी राजस्थान और 53वां गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला बाघ रिजर्व जिम कॉर्बेट है, जिसे 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। जिम कॉर्बेट को नेशनल पार्क का दर्जा 1936 में दिया गया था। कैलाश सांकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्हीं के प्रयासों से 1973 में टाइगर जो संरक्षण प्लान है शुरू किया गया था। पूरे विश्व में सबसे अधिक बाघ भारत में ही पाए जाते हैं। 2019 में आई बाघों की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2967 बाघ हैं, जिनमें सबसे अधिक 526 मध्य प्रदेश में, वहीं कर्नाटक में इसके बाद कर्नाटक में 524 बाघ पाए जाते हैं। 29 जुलाई को पूरे विश्व में विश्व बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? तो देश में बाघों की लगातार घटती आबादी तथा बाघों का संरक्षण करने के लिए सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया, जिसके तहत भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षण के लिए कई कदम उठाए गए। राजस्थान के जोधपुर के कैलाश सांकला के नेतृत्व में पहली बार इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर नामक कार्यक्रम 1973 में शुरू किया। इसीलिए कैलाश सांकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। विभिन्न राज्य और टाइगर रिजर्व घोषित वर्ष आप देख लीजिएगा। तो असम में जो है मानस, नामेरी, काजीरंगा, औरांग। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, पाकुई, कमलांग। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन श्रीशैलम, जो कि सबसे बड़ा भी है देश में। बिहार में वाल्मीकि। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, अचान कमार, उदंती सीता नदी, गुरु घासीदास और तमोर पिंगला अभ्यारण्य का संयुक्त क्षेत्र। ठीक है, ये अभी हाल ही में 2021 में बनाया गया है। सबसे नवीनतम यही है, ठीक है, 53वां। झारखंड में पलामू, मिजोरम में डंपा, राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। कर्नाटक में बांदीपुर, भद्रा, नागरहोल, दांडेली अंशी या अंशी, बिलीगिरी, रंगनाथ मंदिर। केरल में पेरियार, परम्बिकुलम। मध्य प्रदेश में कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, संजय डुबरी। महाराष्ट्र में मेलघाट, पेंच, तडोब, अंधेरी, सह्याद्री, नवेगांव, नागजीरा और बोर। उत्तर प्रदेश में दुधवा और पीलीभीत। अमनगढ़ भी उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश में 3 है, दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, राजाजी। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, पुक्सा। तेलंगाना में कवल। उड़ीसा में सिमलीपाल और सतकोसिया। तमिलनाडु में कालकड़, मुदनथुरई और अन्नामलई, मुदुमलई, सत्यमंगलम। सबसे जो दक्षिणतम बाघ अभ्यारण्य है कालकंड मुदथुरई है, ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई के अवसर पर आयोजित आभासी बैठक में भारत के प्रधानमंत्री ने देश में बाघों के लिए सुरक्षित आवास सुनिश्चित करने और बाघों के अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र को पोषित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस बैठक में भारत के 14 टाइगर रिजर्व्स को ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स CA/TS की मान्यता दी गई। नोट, इससे पहले भारत के 3 स्थलों को पहले ही मिल चुकी है मान्यता। किसको? लैंसडाउन व रामनगर उत्तराखंड के और 24 परगना क्षेत्र दक्षिण में जो स्थित है, दक्षिणी 24 परगना में, पश्चिम बंगाल में। इन तीनों को पहले ही दिया चुका। तो इस तरह से भारत में कुल कितने हो गए? 17 ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स वाले टाइगर रिजर्व हो गए हैं। CATS की बात करें तो CATS को टाइगर रेंज देशों, टाइगर रेंज कंट्रीज के वैश्विक गठबंधन द्वारा एक मान्यता प्राप्त उपकरण के रूप में स्वीकार किया गया है। इसे बाघ व संरक्षित क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा विकसित किया गया है। वर्तमान में 13 टाइगर रेंज देश हैं, इसमें भारत भी सम्मिलित है। इसके अलावा बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओस, लाओपीडियार, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम
CATS विभिन्न मानदंडों का एक सेट है जो बाघ से जुड़े स्थलों को इस बात को जांचने का मौका देता है कि क्या उनके प्रबंधन से बाघों का सफल संरक्षण संभव होगा। इसे आधिकारिक तौर पर वर्ष 2013 में लॉन्च किया गया था। ग्लोबल टाइगर फोरम बाघ संरक्षण पर काम करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय NGO है और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया भारत में CATS मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के 2 कार्यान्वयन भागीदार हैं। 14 टाइगर रिजर्व जिन्हें अभी हम मान्यता दी गई है वे कौन कौन से हैं, तो असम में मानस, काजीरंगा और औरंग, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा, कान्हा और पन्ना, महाराष्ट्र में पेंच, बिहार में वाल्मीकि, उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन टाइगर रिजर्व, केरल में परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, कर्नाटक का बांदीपुर टाइगर रिजर्व और तमिलनाडु में मुदुमलाई और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। एम स्ट्रिप्स ये क्या है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने बाघों की गहन सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी स्थिति की निगरानी प्रणाली शुरू करके देश के बाघ अभयारण्य में भारत के लिए निगरानी तंत्र को उन्नत किया है, जिसे एम स्ट्रिप्स के रूप में जाना जाता है। एंड्रॉइड आधारित निगरानी सॉफ्टवेयर एम स्ट्रिप्स देश के सभी TR के लिए है, सभी टाइगर रिजर्व्स के लिए है। ग्लोबल टाइगर फोरम बाघों की सुरक्षा के लिए इच्छुक देशों द्वारा स्थापित एकमात्र अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। GTF दुनिया के 13 टाइगर रेंज के देशों में वितरित बाघों की शेष 5 उप प्रजातियों को बचाने पर केंद्रित है। GTF का गठन 1993 में नई दिल्ली में भारत में बाघ संरक्षण पर आयोजित हुई एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की सिफारिशों पर किया गया था। फोरम की स्थापना के लिए टाइगर रेंज के देशों की पहली बैठक 1994 में हुई थी। इसमें भारत को अध्यक्ष चुना गया था और अंतरिम सचिवालय बनाने के लिए कहा गया था। 1997 में GTF एक स्वतंत्र संगठन बना। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, भारत में। टाइगर रिजर्व कैसे बनाए जाते हैं? तो देश के किसी भी क्षेत्र में या उसको अगर टाइगर रिजर्व घोषित करना है तो सबसे पहले राज्य सरकार इसकी सिफारिशें NTCA को भेजती है, जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है। उसके बाद NTCA इस सिफारिश को अपनी मंजूरी देने के उपरांत राज्य सरकार आधिकारिक रूप से उस क्षेत्र को टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित करती है। NTCA का पूरा क्या नाम है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। NTCA का गठन वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया गया। NTCA के अध्यक्ष भारत के पर्यावरण मंत्री होते हैं, ध्यान रखिएगा, तथा पर्यावरण राज्य मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। संसद के 3 सदस्य भी इसमें शामिलित होते हैं तथा अन्य सदस्य भी शामिल किए जाते हैं। हाथी संरक्षण की बात करें तो फरवरी 1992 में प्रोजेक्ट हाथी आरंभ हुआ था भारत में। तब हाथियों की संख्या भारत में 15,000 थी। वर्तमान में जो 2017 में गणना हुई है उसमें हाथियों की संख्या 27,312 पाई गई है। ध्यातव्य है कि हाथियों की गणना भारत में प्रति 5 वर्ष में की जाती है। सर्वाधिक हाथी जो पाए गए हैं वहीं बाघों की जनगणना बाघों की गणना कब की जाती है? 4 वर्ष में की जाती है, ठीक है। हाथियों की 5 वर्ष में। सर्वाधिक हाथी कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक में 6,049, फिर असम, फिर केरल में। उत्तर प्रदेश में कुल 232 हाथी हैं। 2010 में राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी को घोषित किया गया था। भारत में वर्तमान में 32 हाथी रिजर्व हैं। पहला जो हाथी रिजर्व भारत में है सिंहभूम हाथी रिजर्व झारखंड में है। माइक कार्यक्रम हाथियों के संरक्षण संबंधित है, ठीक है। 2003 में इसकी स्थापना साइट्स के माध्यम से हुई थी। हाथी मेरे साथी अभियान पर्यावरण मंत्रालय का अभियान है, भारत सरकार का। दिल्ली में मई 2011 को हाथी 8 मंत्री स्तरीय सम्मेलन में इसको शुरू किया गया था। हाथी 8 जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन है इसमें केन्या, श्रीलंका, बोत्सवाना, कांगो गणराज्य, तंजानिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड व भारत आते हैं। हाथी टास्क फोर्स का गठन डॉक्टर महेश रंगराजन इसके प्रणेता रहे हाथी टास्क फोर्स के। गज यात्रा 2017 में शुरू की गई थी। सीड्स बम या बॉल उड़ीसा में मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए शुरू किया गया था। प्लान बी ये भी हाथियों के संरक्षण संबंधित है। हाथियों को रेल पटरी से कटने के लिए, उनके नुकसान से बचाने के लिए, हाथियों को पटरी से दूर करने के लिए रेलवे के द्वारा शुरू की गई योजना प्लान बी है। जो विभिन्न हाथी रिजर्व हैं भारत में, पूर्वी भारत में दक्षिणी पश्चिम बंग, झारखंड और उड़ीसा में जो इसमें सम्मिलित हैं। मयूरभंज ER, मयूर झरना ER, सिंहभूम ER, एलिफेंट रिजर्व ER मतलब एलिफेंट रिजर्व, महानदी ER, संबलपुर ER, साउथ उड़ीसा ER, ये सभी उड़ीसा में हैं। एक मयूर झरना ER पश्चिम बंगाल में है और सिंहभूम ER झारखंड में है, जो कि पहला भी है, ध्यान रखिए 2001 में। उत्तरी ब्रह्मपुत्र में देखा जाए अरुणाचल प्रदेश, असम में आते हैं। कामेंग ER अरुणाचल प्रदेश में, सोनितपुर ER असम में। दक्षिण ब्रह्मपुत्र में असम, अरुणाचल प्रदेश ही आते हैं। दिहिंग पतकाई ER असम में, देवमली ER अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। काजीरंगा असम व नागालैंड में जो फैला हुआ है। काजीरंगा कार्बी आंगलांग ER
असम में, धनसी लुमडिंग यार असम में, इंटकी यार नागालैंड में। पूर्वी द्वार असम व पश्चिम बंगाल जिसमें आते हैं, तो चिरंग रिपु ईआर असम में, पूर्वी द्वार ईआर मेघालय में, गारो हिल्स पूर्वी हिमालय जिसमें मेघालय में ये क्षेत्र आता है, गारो हिल्स ईआर और खासी हिल्स ईआर मेघालय में। नीलगिरी पूर्वी घाट कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आते हैं इसमें। मैसूर ईआर कर्नाटक में, वानाड ईआर केरल में, नीलगिरी ईआर तमिलनाडु में और रायला ईआर आंध्र प्रदेश में। दक्षिण नीलगिरी केरल और तमिलनाडु इसमें आते हैं, नीलांबूर ईआर केरल में और कोयम्बटूर ईआर तमिलनाडु में। पश्चिमी घाट की बात करें, तमिलनाडु केरल, अन्नामलाई ईआर तमिलनाडु में, अन्नामुदी ईआर केरल में। पेरियार केरल और तमिलनाडु में फैला है, पेरियार केरल में। श्रीविल्लीपुट्टूर ईआर तमिलनाडु में और शिवालिक ईआर श्रीविल्लीपुट्टूर ईआर तमिलनाडु में। उत्तरी भारत में उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश सम्मिलित हैं। शिवालिक ईआर गंगा जमुना ईआर शिवालिक ईआर उत्तराखंड में और गंगा जमुना ईआर एलिफेंट रिजर्व उत्तर प्रदेश में। भारत के प्रमुख घड़ियाल और मगरमच्छ सुरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो गुंडी या गुंडई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में, चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में, भितरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा में, नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा में, शतकोसिया जॉर्ज वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा में। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थान देख लेते हैं एक साथ। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। पास्की विज्ञानों का केंद्र बंगलुरु में है। भारत वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा में है। इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज देहरादून उत्तराखंड में है। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र देहरादून में है। इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज कहाँ है? देहरादून में। भारतीय वन जीव अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। भारतीय वन जीव संस्थान देहरादून में है। भारतीय वनस्पति उद्यान कोलकाता में है। सलीम अली पक्षी विहार तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र तमिलनाडु में है। प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी नागपुर महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में है। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान इज्जत नगर बरेली में है। भारत का सबसे विशाल संग्रहालय चेन्नई तमिलनाडु में है। भारत का सबसे विशाल मछली घर मुंबई में है। भारत का सबसे विशाल चिड़ियाघर अलीपुर में है। भारत का सबसे विशाल पक्षी उद्यान भरतपुर राजस्थान में है। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूगर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में है। विश्व में सबसे अधिक जंतु संग्रह बर्लिन में है। जंतु संग्रह वाला जंतु उद्यान बर्लिन जंतु उद्यान है जर्मनी में। तो ये था पर्यावरण पारिस्थितिकी जितने संबंधित तथ्य थे और जो भी अवधारणाएं थीं फास्ट रिवीजन के लिए, और जो फैक्ट्स हैं करंट अफेयर्स आदि हैं और जो सूचियां हैं, लिस्टिंग सबसे पहले आप लोगों को कल देते हैं। ठीक है, लिस्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन वो जरूरी है, एक साथ लिस्टिंग देख लेंगे। इसमें भी हमने हालांकि लिस्टिंग सभी दे दी हैं, लेकिन और भी जो जरूरी चीज़ें हैं जो लिस्टिंग में होनी चाहिए आपके, वो कल वाले वीडियो में सम्मिलित रहेंगी या नेक्स्ट जब भी आएगा। कल हम विज्ञान आपका करवाएंगे, पूरा साइंस का वीडियो देंगे, तो वो देख लीजिएगा। लास्ट में इसको देख लेंगे, इसकी लिस्टिंग को। ठीक है।